तो यही वो सेशन है जिसकी वजह से जितने भी लोग जो आज की डेट में ये बोलते हैं कि सर मेरा बिजनेस जो है ना वो उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है जिस हिसाब से मैं चाहता हूं, तो उन सारे लोगों को एक एक पॉइंटर्स पे आज फोकस करना है, एक एक पॉइंटर्स को नोट करना है और देन उसके बाद फिर ये देखना है कि कहां मिस्टेक हो रही है। बोला गया होगा ना कि जब भी मेरा बिजनेस डाउन हुआ, जब भी मेरे बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुई, देन मैं अपने अपलाइन के पास गया और उन्होंने मुझे बोला वेलकम कब अटेंड किया था, कि सर हमेशा करता हूं, लेकिन फिर बोला होगा अच्छे से कब अटेंड किया। तो जाओ वेलकम अटेंड करो, एक एक पॉइंटर को नोट डाउन करो और फिर अपने बिजनेस में 100% फॉलो करो, अप्लाई करो उसको, देन बिजनेस उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे आप चाहते हो। राइट? तो वेलकम, इस बिजनेस का इसीलिए वेलकम को मिरर माना जाता है। तो देन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थैंक यू माई ऑल अपलाइन, देन अतर सर, विष्णु सर, पलाश सर, हंसराज सर, मुखराम भाई, कि आज मैं जो कुछ भी हूं, आज अगर मैं खड़ा हूं ना और यहाँ पे ये वेलकम सेशन आज अगर मैं ले रहा हूं तो बिकॉज ऑफ ऑल अपलाइंस। तो अगेन थैंक यू कि उन्होंने इस बिजनेस के सारे पॉइंटर्स को, देन उन्होंने इस वेलकम के जितने भी पॉइंटर्स हैं उन सबका इंपॉर्टेंस समझाया। मैं भी आप सब लोगों की तरह वेलकम में बैठा, एक एक पॉइंटर को 100% फॉलो किया, देन यहां पे हूं। राइट? तो देन आप जितने भी लोग यहां पे बैठे हो ना, वो सारे के सारे लोग इस बिजनेस में कहीं ना कहीं एक स्टेज पे हो। अगर उसको हम ए मान लें, उस पॉइंट को हम क्या मान लें, उस स्टेज को ए मान लें, तो ये वो प्रेजेंट आपका सिनेरियो है, प्रेजेंट आपका सिचुएशन है जहां पे आप खड़े हो, जिस जगह पे आप हो। और ये भी आप एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो, अगर उसको पॉइंट बी माने तो आप यहां पे प्रेजेंट में खड़े हो और आप जाना कहां चाहते हो, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे जाना चाहते हो। और पॉइंट बी क्या है, सक्सेस। पॉइंट बी क्या है, सक्सेस है। तो फाइनली आपकी जर्नी पॉइंट ए से लेकर के और पॉइंट बी तक की है। पॉइंट ए आपका करंट सिनेरियो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे घर में रहते हैं, कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है आज की डेट में, वो है पॉइंट ए। और पॉइंट बी क्या है, आज जो कुछ है उससे बेहतर, आज से बेहतर गाड़ी, आज से बेहतर घर, आज से बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस, आज से बेहतर सब कुछ, वो है पॉइंट बी, जिसको बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम भी बोला जाता है। तो फाइनली आप ए से स्टार्ट करते हो और बी पे आप पहुंचना चाहते हो। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन जितने भी लोग हैं उन सब लोगों की क्या है, पॉइंट बी। लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से अभी पूछूंगा, क्या जो पॉइंट ए पे आज की डेट में आप कर रहे हो, सेम वही काम अगर आप आगे लाइफ में करते रहोगे तो क्या कभी पॉइंट बी पे पहुंचोगे आप? आप पॉइंट बी पे नहीं पहुंचोगे। पता है क्यों? क्योंकि जो आज चल रहा है सेम चलता रहेगा, तो कैसे पॉइंट बी पे पहुंचोगे? वही रिजल्ट आएंगे जो पहले थे। तो फाइनली सबसे पहले इस बिजनेस में अगर कोई चीज है, हमको कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चेंज यहां करना पड़ेगा। राइट? जो 24/7 मीन्स कि हमारे पास जो 24 घंटे है ना, वो पूरे फिक्स है, हमारा एक शेड्यूल है। सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, जॉब पे जाते हैं या जो भी काम करते हैं उस पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर वही काम। तो हमारा 24 आवर्स क्या है, पूरा बिजी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस के लिए 2 से 3 घंटे जो टाइम है ना, वो आपको देना पड़ेगा। इसमें हमारे पास टोटल आवर्स 24 ही है, 26 नहीं होंगे कभी भी। तो हमको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा बिजनेस में, वो टाइम निकाल करके बिजनेस के लिए टाइम देना पड़ेगा। देन ये फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा। और जब चेंज की बात आती है ना, तो एक नॉर्मल इंसान में, हर इंसान जो एक ह्यूमन में 2 तरह के चेंज होते हैं। एक चेंज होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल।
दोनों ही चेंज इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, दोनों ही चेंज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पहली मिस्टेक होती है हमसे इस बिजनेस में वो यहीं पे होती है। जो फर्स्ट मिस्टेक इस बिजनेस में कोई भी करता है इसी जगह पे करता है। क्या करता है कि कौन सा चेंज पहले करना है और कौन सा चेंज बाद में करना है, ये पता ही नहीं रहता हमको कि कौन सा चेंज पहले करूं और कौन सा बाद में करूं। तो एक्चुअल में जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है हाउ, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, किसको लेके आना है, मेरे चेक कैसे बनेंगे। सबसे पहले एक ही चीज पे फोकस करते हैं, हाउ पे। और हाउ क्या है, हाउ है एक्सटर्नल चेंज। हाउ क्या है, एक्सटर्नल चेंज है। और एक्चुअल में इस बिजनेस में हमको एक्सटर्नल चेंज कब करना होता है, बाद में करना होता है। कब करना होता है, बाद में। और उसी चेंज को हम पहले करने की कोशिश करते हैं, और उस चेंज को जब स्टार्टिंग में ही पहले करने की कोशिश करते हैं तो हम बिजनेस में सक्सेसफुल होते ही नहीं, हो ही नहीं पाते हैं। हमको जो रिजल्ट दिखने चाहिए वो नहीं दिखते हैं। क्यों, क्योंकि फोकस ही हमने बाद वाले चेंज पे कर दिया। तो एक्चुअल में हमको जो चेंज करना होता है वो कौन सा चेंज करना होता है, इंटरनल चेंज करना होता है। और इंटरनल चेंज क्या है, वाई है। क्या है, वाई। क्यों, अगर आपको ये क्लियर है ना कि मुझे करना क्यों है, तो आप ये कभी नहीं पूछेंगे कि क्यों करना है, कैसे करना है, ये कभी नहीं पूछेंगे। तो क्यों इंटरनल चेंज ही पहले करे, इंटरनल चेंज ही पहले क्यों करे, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सपोज करो आपको शादी के लिए लड़की देखने जाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके दिमाग में, एक थॉट आएगा। क्या थॉट आएगा, अगर शादी के लिए लड़की देखने जाना है तो पहले मैं सलून जाऊंगा, हेयर कट करवाऊंगा, फेशियल करवाऊंगा, फिर मार्केट जाऊंगा, अच्छे कपड़े खरीदूंगा, वेल अच्छे से वेल ड्रेसअप होकर के, और फिर लड़की के घर पहुंचूंगा। तो घर से निकलने से लेकर के और लड़की के घर पहुंचने तक का पूरा प्लान आपके दिमाग में है, लेकिन अभी आप गए नहीं है गाइस। अभी आप गए नहीं, आप कहां हैं, आपके घर में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या आया, थॉट। ये जो थॉट है ना, ये जो सोच पैदा हुई ना आपके दिमाग में, ये जो प्लानिंग चली ना, ये है इंटरनल चेंज। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि कोई काम आपने पहले कर लिया और उसके बाद फिर वो आपके दिमाग में आया। तो पहले क्या होता है, पहले आपके दिमाग में कोई चीज आती है, फिर आप उस पर एक्शन करते हो, देन उसको फिर बाद में करते हो। तो ये जो इंटरनल थॉट है ना, ये है इंटरनल चेंज। तो देन वो क्या है, भाई अगर आपको ये क्लियर है कि मुझे करना क्यों है, तो ये आप कभी नहीं पूछोगे कि कैसे करना है। और ये भाई क्या है, अगर एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूं भाई को, सपोज करो आपको बोला जाए कि दिल्ली से जयपुर जाना है, ये गाड़ी, ये ड्राइवर और सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, आप जाएंगे, आप नहीं जाएंगे गाइस, आप पूछेंगे, क्या पूछेंगे, आप पूछेंगे कि जाना क्यों है, राइट। लेकिन अगर सेकंड सिचुएशन ये है कि आपको बोला जाए कि आप दिल्ली से जयपुर जाना है आपको, और जयपुर में एक होटल है, उस होटल के रूम नंबर इतने में 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, अगर आप 4 घंटे के अंदर अंदर जयपुर पहुंचेंगे तो वो 5 करोड़ रुपए आपके। तो अब आप पूछेंगे कैसे जाना है, कहां से जाना है, सब कुछ अपने से प्लान करेंगे। पता है क्यों प्लान करेंगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर है। वाई क्या क्लियर है, कि 5 करोड़ रुपए मिलेंगे मुझे वहां, राइट। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका भाई होगा ना, उतना ही इजी आपका हाउ हो जाएगा। लेट्स से एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सपोज करो ये एक दीवार है और इस दीवार के तोड़ने के सारे इक्विपमेंट आपको दे दिए जाएं और आपको बोला जाए कि इस दीवार को तोड़ना है, तो आपको तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। आप पूछेंगे कि भाई क्यों तोड़ूं मैं ये दीवार। बट सेकंड सिचुएशन ये है कि इस दीवार के पीछे एक रूम है और उस रूम में आपकी पूरी फैमिली है और रूम में आग लग गई है, और फैमिली को बचाने का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो क्या है पता है, कि दीवार तोड़ करके ही आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। अब आपके पास एक भी इक्विपमेंट नहीं होगा ना, आप कुछ भी हाथ पैर सिर कुछ भी मार के तोड़ेंगे, लेकिन दीवार तोड़ देंगे। पता है क्यों, क्योंकि आपका भाई क्लियर है कि दीवार क्यों तोड़नी है। तो देन जितना स्ट्रॉन्ग आपका भाई उतना इजी आपका हाउ। अब क्या है ये इंटरनल चेंज, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इंटरनल चेंज
क्या है? जस्ट 1 मिनट ना। राइट, तो फर्स्ट इंटरनल चेंज क्या है? वाई, ड्रीम एंड रीजन। भाई हमारा जो बिजनेस है ना, ये हमेशा स्टोरियों से कोरिलेट करके और एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से याद रहता है, आप अच्छे से समझ पाते हो चीजों को। और देन ये जो स्टोरी जब भी हम आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, ये स्टोरी जो लोग पुराने उन्होंने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन उसका इंटेंट जिस दिन समझ में आ जाएगा ना आपको, उस दिन आप टॉप पे होंगे। और जो नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम में सेशन में आए, उनको बहुत अच्छे से सुननी है, और उससे भी अच्छे से मींस कि सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उन सब लोगों को स्टोरी बहुत अच्छे से सुननी है। तो एक बहुत घना जंगल होता है और उस जंगल में एक भेड़िया होता है। कई दिन से भूखा है, वो खाना नहीं मिला उसको, और अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा है वो। तभी उसकी नजर एक खरगोश के ऊपर पड़ती है। तो जैसे ही खरगोश को भेड़िया देखता है, भेड़िया को भी खरगोश देख लेता है, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। खरगोश आगे आगे और भेड़िया पीछे पीछे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, मीन्स की 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन खरगोश को भेड़िया पकड़ नहीं पाता है। और फाइनली थक हार करके भेड़िया खरगोश से बोलता है कि भाई रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन खरगोश रुकेगा? रुकेगा खरगोश? नहीं रुकेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं रुका ना तो मुझे खा जाएगा ये। तो देन खरगोश बोलता है कि नहीं, लेकिन भेड़िया बोलता है कि नहीं, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप ऐसे करो, प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन करके रुक जाओ, बट मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और रुकते हैं और बात करते हैं। और खरगोश से भेड़िया पूछता है कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है? खरगोश बोलता है आप। फास्ट कौन दौड़ सकता है? खरगोश बोलता है आप। कौन एनर्जेटिक है? खरगोश बोलता है एनर्जेटिक भी आप ही है। तब जब मैं एनर्जेटिक हूं, मैं फास्ट दौड़ सकता हूं, मैं ही ताकतवर हूं, उसके बावजूद भी पिछले 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे से मैं आपको पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? तो गाइस आपको पता है खरगोश ने क्या आंसर किया होगा? खरगोश ने आंसर किया, उससे पहले खरगोश ने भेड़िया से क्वेश्चन पूछा। पता है क्या? भेड़िया से खरगोश ने बोला कि आप क्यों दौड़ रहे हो मेरे पीछे? तो भेड़िया ने बोला मैं अपने भूख मिटाने के लिए दौड़ रहा हूं। तो आपको पता है खरगोश ने क्या आंसर किया होगा? खरगोश ने बोला कि मैं ना अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा हूं। तो हम जो दोनों लोग हैं ना, उनमें स्ट्रांग जो भाई है ना, वो मेरा है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप मेरे पीछे दौड़ते हो, तो आपके दिमाग में जब आप फाइनल मुझे पकड़ने वाले होते हो, जब मैक्सिमम एफर्ट लगाने की बारी होती है ना, तब आपके दिमाग में एक पैरेलल थॉट आता है। वो पैरेलल थॉट क्या आता है? वो यही आता है, क्यों इतना एफर्ट लगाना? अगर खरगोश पकड़ में नहीं आएगा तो किसी दूसरे जानवर को भी तो मार के खा सकते हैं। तो जो ये सेकंड ऑप्शन आपको दिखता है ना, ये कभी मेरे तक पहुंचने ही नहीं देता है आपको, और लास्ट मोमेंट पे जाकर के आप गिव अप कर जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। किस बात के लिए? कि अगर आज तू पकड़ा गया ना, तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर मैं दौड़ूंगा तो बचूंगा। बट आपके पास नहीं है, आपके पास पैरेलल एक और ऑप्शन है। तो सेम गाइस इस बिजनेस में भी ऐसे ही है। इस बिजनेस में भी हम लोग जब सबसे ज्यादा मेहनत करने का टाइम आता है, अच्छे से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, और जब सबसे ज्यादा मेहनत करने का टाइम आता है ना, तब हमारे दिमाग में एक पैरेलल थॉट आता है। और वो थॉट पता है क्या आता है? वो यही आता है, क्यों इतना स्ट्रेस करना अपने आप को? तनख्वाह तो आ ही रही है ना। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, सैलरी तो आ ही रही है, ये आपको कभी वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है और पहले ही गिव अप करवा देता है। तो जब जब खरगोश की तरह, जब तक भेड़िए की तरह आपको वो सेकंड पैरेलल थॉट या पैरेलल ऑप्शन दिखता रहेगा ना, तब तक इस बिजनेस में आप लास्ट मूवमेंट तक जाएंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। तो जब भी आप
जब तक आपका खरगोश के जैसा भाई नहीं होगा ना, तब तक इस बिजनेस में आप ऐसे ही स्टक होते रहेंगे। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो खरगोश के जैसा भाई आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं मेरे भाई की बात करूं, अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं, मेरे बिजनेस की बात करूं, तो सेम आप सब लोगों की तरह स्टार्ट हुई, सेम आप सबकी तरह, सेम आप सबकी तरह। तो अपने आप को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, मेरा नाम लखन है और मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। देन मैं एक पूरे मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, जहां पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल एक लाइफ है। नॉर्मल लाइफ का मतलब कुछ भी नहीं है, बस आदमी की जो जो पुअर से पुअर कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन, वो कंडीशन थी मेरी फैमिली की। मेरे फादर फार्मर थे और देन लाइफ में नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मेरे मैक्सिमम रिलेटिव थे ना, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो जब भी मैं अपने फादर के साथ जाता था अपने गवर्नमेंट रिलेटिव्स के यहाँ पे, तो हमेशा ने जो एक चीज मुझे रियलाइज होती थी कि हमको हमारा कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था। पता है क्यों? क्योंकि ये तो खेती वाले लोग हैं, ये हमारे कैटेगरी के नहीं है। हमारे कैटेगरी के कौन है? जो हमारी तरह जॉब करते हैं। तो वो हमेशा ना बुरा लगता था, वो भी है उनका। तो मैं अपने फादर से पूछता था कि ऐसा क्यों करते हैं, तो मेरे फादर एक ही बात बोलते थे, आपको भी इनके जैसा बनना है, लेकिन इनके जैसे ईगोस्टिक मत बनना कभी जिंदगी। तो वहां से ना पहली बार वो जॉब वाला थॉट आया। जॉब वाला थॉट फर्स्ट टाइम में वहां से पैदा हुआ कि यार इन लोगों की तरह ना मुझे भी जॉब लगना है। और एक मिडिल क्लास फैमिली में जॉब वाला थॉट इतना स्ट्रांग होता है, ये मान लिया जाता है कि जॉब लगने के बाद में एक जादू की छड़ी आएगी और उसे दुनिया की सारी चीजें जो ये चाहता है ना, वो सब मिलेंगे इसको। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा उसके बाद, जॉब के बाद, जो नहीं मिले। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। तो देन आप सब लोगों की तरह देन मेहनत की, मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने मेहनत की और 2009 में मैं जॉब लगा। और जब मैं जॉब, अगर मेरी फैमिली में आज भी पूछा जाएगा ना कि सबसे सबसे गोल्डन ईयर कौन सा ईयर है, तो वो 2009 बताएंगे कि हमारा बेटा जब जॉब लगा। कोई था ही नहीं मेरी फैमिली में कोई जॉब वाला। तो जॉब लगा एसएससी से थ्रू में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर में, और सीआरपीएफ मुझे मिला। और देन ऐसा कोई पर्सन नहीं रहा होगा जिसको मेरे मदर फादर ने बताया नहीं कि हमारा बेटा भी जॉब लगा। बहुत एक्साइटेड थे वो। मैं भी गया, ठीक है, जॉब में गया। और जॉब में जाने के बाद 3 से 4 साल मैं अनमेरिड रहा। क्यों? क्योंकि और प्रिपरेशन करता रहा, क्योंकि मेरा भी वही एक जॉब वाले माइंडसेट की तरह, जॉब वाले पर्सन के माइंडसेट की तरह मेरा भी वही माइंडसेट था कि ठीक है, अगर मुझे मेरी 50,000 रुपए की सैलरी है, एक एम्प्लॉय कैटेगरी का क्या थॉट होता है, 50,000 रुपए की सैलरी है, उसको 1 लाख रुपए अगर चाहिए ना, तो वो ऐसी जॉब की प्रिपरेशन करेगी जिसमें सैलरी 1 लाख रुपए हो। तो देन मैं अलग अलग प्रिपरेशन कर रहा था, बट बिजनेस के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में, कुछ भी नहीं था, सेम आप लोगों की तरह। तो 3 से 4 साल में बहुत सारे कंपटीशन की एग्जाम दी, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, और फाइनली कहीं नहीं हुआ। तो अब ये डिसाइड किया कि जिस डिपार्टमेंट में है वहां मेहनत करते हैं, जहां है वहां मेहनत करेंगे दिल से। तो देन उसी मेहनत के बिहाफ पे 2017 में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला, और उसके गैलेंट्री अवार्ड के बेस पे देन मुझे राजस्थान गवर्नमेंट ने 25 बीघा जमीन दी, 6 लाख रुपए दिए, ट्रेन का, फ्लाइट का, बस के फ्री पासेस दिए। और देन ये लग गया कि यार लाइफ में जो भी है ना सब अचीव कर लिया, राइट। और अब मैं बताता हूं कि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस गॉड का मास्टर प्लान है आपकी लाइफ में। और ये क्यों मास्टर प्लान है, ये मैं बताता हूं आपको कैसे मास्टर प्लान है, क्योंकि मेरी लाइफ में ये मास्टर प्लान था बहुत बड़ा। तो 2019 में मैंने एक घर लिया 60 लाख रुपए का। 60 लाख रुपए का घर इसलिए डिसाइड किया कि यार 60 लाख रुपए का जब घर लेंगे ना, तो हम भी लोगों को बोलेंगे कि मेरा भी 60 लाख रुपए का घर है। 60 लाख रुपए का घर ले लिया, 42 लाख का लोन हुआ था, 18 लाख रुपए रिलेटिव से लिए, और उसके बाद में 46,000 रुपए की ईएमआई थी मेरे पास। 80,000 रुपए की सैलरी थी मेरे पास। टोटल सैलरी में से 20-25,000 रुपए बचते थे, राइट। तो फाइनली जब वो घर लिया, घर लेने के बाद में कि हमारे पास भी एक घर है, लेकिन घर के ओरिजिनल पेपर बैंक ने नहीं दिए मुझे, बोला 25 साल के बाद मिलेंगे। तो पहली बार ये मुझे समझ में आया कि ये जो घर है ना, ये मेरा नहीं है, ये बैंक का है।
25 साल तक बैंक के घर में मुझे रेंट पे रहना है, जिसका रेंट कितना 46,000 रुपए पर मंथ। और 46,000 रुपए पर मंथ की सैलरी 25 साल तक मुझे भरनी है। 25 साल के बाद मेरा ये घर होगा, तब मैं 57 साल का हो जाऊंगा। और जब घर के ओरिजिनल पेपर मुझे मिलेंगे ना, तो शायद मुझे नाम भी पढ़ने में नहीं आएगा कि मेरा ही है, किसी और का, किसी के नाम से पेपर। बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता था। तो मेरी लाइफ में ना देन मेरे कोई बहुत बड़े ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी पूरी तरह से सेटिस्फाई था सब चीज में। देन ये जब घर लिया ना, तब थोड़ा सा लगा कि अब मैं थोड़ा क्राइसिस में आ गया हूं। और उसी टाइम मेरी लाइफ में ये बिजनेस आया। देन थैंक यू मुकरम भाई, जो एंजल बन के आए। क्लैप फॉर हिम। मेरी लाइफ में उनको मैं एक रेलवे स्टेशन पे मिला 16 साल के बाद। 16 साल पहले हम लोग कॉलेज पास आउट करके और चले गए थे। नहीं पता था वो कौन से डिपार्टमेंट में जॉब लगे हैं कि नहीं लगे हैं। उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, कभी बात ही नहीं हुई थी। लेकिन 16 साल के बाद उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन पे देखा। बात नहीं की क्योंकि कंफ्यूजन में थे, वो है या कोई और है। मैंने उनको नहीं देखा। और देन उसके बाद ये बिजनेस आया, जब मैंने ये घर खरीदा उसके जस्ट बाद में बिजनेस में आ गया। आप सब लोगों की तरह जैसे आप सारे लोग आए, मैं भी वैसे ही आया। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कोई कुछ इफन बट नहीं किया बिजनेस में। बस ठीक है, अगर मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है, जो पर्सन 16 ईयर के बाद मुझे वापस मिला है, गॉड ने भेजा है, तो शायद इसीलिए भेजा होगा। तो बिजनेस में आ गया। और आप सब लोगों की तरह ना, मैं भी वेलकम में आता था, खरगोश और भेड़िए की कहानी सुनता था। और मुझे हमेशा कई बार ऐसे लगता था, क्यों ये बार बार खरगोश और भेड़िया वाली कहानी सुनाते हैं? ये तो मैंने सुन रखी है, ये तो सेम है सारी चीजें। लेकिन मैं बोला ना कि जिस दिन इस खरगोश और भेड़िया वाली कहानी का इंटेंट समझ में आ गया ना आपको, उस दिन आप बिजनेस में ना ऐसे दौड़ेंगे। तो देन ठीक है, आ रहा था, जा रहा था। फिजिकली बिजनेस में था, लेकिन मेंटली नहीं था। पूरा फोकस जॉब पे था। अपलाइन कॉल करेगा, आईडी भेजने के बाद भी नहीं, अपलाइन कॉल करेगा तो चलेंगे, इसी तरीके से। और 2 से देन उसके बाद 18 अक्टूबर को बिजनेस में मैं आया। उससे 2 से 3 से 4 महीने के बाद 18 अक्टूबर को मेरे फादर, मैं छुट्टी पे था। और छुट्टी पे जब मैं गया, ऐसा नहीं था नॉर्मल, मैं 1 महीने की छुट्टी गया हुआ था, ऐसा कुछ था नहीं किसी भी तरीके से। तो 8 अक्टूबर को मेरे फादर हैं, वो ऐसे ही कुछ कर रहे थे और वो गिर गए, चक्कर आए उनको। और जब वो गिर गए ना, तो उठाए, मैं हॉस्पिटल लेकर के गया। डॉक्टर ने बोला गर्मी की वजह से या कुछ भी इसी खाने पीने की वजह से ऐसे हुआ है, ऐसा कोई बहुत बड़ी कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने दवाई दी और दवाई देने के बाद में भेज दिया। लेकिन वो बार बार बोल रहे थे कि मेरे सिर में ना कुछ अजीब सा हो रहा है। डॉक्टर ने बोला कि आपको गैस्ट्रिक की वजह से इस तरह से कुछ हो रहा होगा, बाकी इतना कुछ है नहीं, नॉर्मल है सब, ये दवाई खाना और इससे ठीक हो जाओ। तो दवाई खा रहे थे वो। 18 अक्टूबर को मेरी जब छुट्टी कंप्लीट हुई, तो देन 18 अक्टूबर को मैं वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था। और उन्होंने मुझे बुलाया। जैसे ही मैं रेडी हो रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आ। तो मैं बोला हाँ बताओ। तो बोला आज मत जा, तू कल चले जाना। और गाइस, ये बात ना उन्होंने कभी नहीं बोली पहले। मैं कोबरा में था, देन बहुत सारे एनकाउंटर्स में रहा, उनको पता थी ये सारी चीज, तब भी कभी ऐसे बोला नहीं। लेकिन इस बार तो मैं माउंट आबू में ही था, और उन्होंने पहली बार ये बोला कि आज मत जा, कल चले जाओ। तो मैंने बोला कि क्यों, कि नहीं आज मेरा भेजने का मन नहीं है तेरे। तो मैंने बात की। आप सब लोग, मैं ये नहीं कहता कि मैं फोर्स से बिलोंग करता हूं इसलिए मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम थी। आप सब लोग, आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, आप टीचर हैं, बैंकर हैं, आप रेलवे में हैं, आप किसी भी एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, अगर आप टीचर हैं और आपको अगर रुकना है, आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि आज मैं नहीं आ सकता हूं। और अगर आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये बोले, अगर आपका प्रिंसिपल ये बोले कि नहीं आपको आना है स्कूल, आने के बाद आपका अटेंडेंस करके वापस चले जाना है, तो आप जाएंगे। तो मुझे बोला कि नहीं आपको आना ही है। आप एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में प्रेजेंटिंग ऑफिसर हो। फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम है कि जितने भी जो लोग हैं उनको आप रिप्रेजेंट करोगे पीओ के सामने, और आपको आना ही है। कल आप आके वापस चले जाए। तो इसी बात में बहस हो रही थी और मेरे फादर सुन रहे थे ये बात। पता है उन्होंने क्या बोला कि ठीक है तू जा, हम ना फोन करके बुला लेंगे तेरे। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि शायद मेरे बेटे की नौकरी चली जाए।
और देन मैं जाने के लिए रेडी हुआ कि ठीक है मैं जाऊंगा और जाके वापस आ रहा हूं, बस कल ही वापस आ जाऊं। उस दिन पहली बार ना मेरे फादर के साथ मैंने ऐसे करके सेल्फी ली थी, फर्स्ट टाइम में। मैं 10th क्लास में पास आउट करके और बाहर गया कॉलेज की, कॉलेज करने के बाद में 2009 में जॉब लगा और 10 साल की नौकरी हो गई। लेकिन उससे पहले मुझे याद नहीं है कि मेरे फादर के साथ कभी इस तरह से करके पहली बार सेल्फी ली थी मैंने, है ना। मेरे और मेरे फादर की दोनों की आंखों में आंसू हैं उस सेल्फी के अंदर, आज भी है मेरे पास वो फोटो। ये कमिटमेंट है एक बेटे का एक फादर के साथ कि ठीक है मैं जा करके ना जस्ट वापस आ रहा हूं, बस आप टेंशन मत लेना, बस मैं जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। और उनकी वो इसलिए इमोशनल है कि ठीक है यार देखो मेरा रोकने का मन है लेकिन मेरे बेटे की नौकरी चली जाएगी, जो इतने दिन हमने मेहनत की इसके साथ में वो जॉब चली जाएगी, तो रोकने का मन तो न है, लेकिन अगर ये कल आने के लिए बोल रहा है ना तो चलो ठीक है। तो पहली बार मैंने सेल्फी ली और मैं आप लोगों से बोलता हूं ये बात, आप लोग याद करो कि कब कब जब से आप समझदार हुए तब से लेकर के आज तक कब आपने अपने मदर फादर के साथ बैठ करके ना 2 से 3 घंटे अच्छे से दिल से बात की है। कब आप अपनी मदर और आपके फादर के साथ ऐसे करके ना सेल्फी क्लिक करते हो बड़े प्यार से? आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मैक्सिमम लोग ऐसा करते हो? कि मैं अपनी जॉब में इतना बिजी था, अपने काम में इतनी बिजी था ना कि जब भी छुट्टी आता था कुछ भी था ना, कभी ऐसे लगता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो देन मैं गया कि मैं जाऊंगा जाके वापस आ जाऊंगा। मैं गया, जाने के बाद सारे काम किए, अगले दिन फिर मैं वापस आया, जो भी सिचुएशन थी देन मैं आया। और जब मैं वापस आया ना तो मेरे आने के 4 घंटे पहले मेरे फादर की वॉइस चली गई, आवाज चली गई उनकी। एक्चुअल में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था जो हमको पता ही नहीं चला। एक स्लो मोशन में ब्रेन हेमरेज होता है, एक 100% ब्रेन में ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो देन उसके बाद पूरा ब्रेन डेड हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। उनके धीरे धीरे ब्लॉकेज आ रहे थे तो पता नहीं चल रहा था, सेंस में थे बट नहीं पता चला, डॉक्टर को भी हमको भी नहीं पता चला। बहुत ज्यादा सीरियसली डॉक्टर ने भी इतना कि ठीक है नॉर्मल कुछ इसी वजह से हो रहा होगा। और मेरे आने के 4 घंटे पहले उनके एक हाथ एक पैर और गले में पैरालिसिस हो गया। देन जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो गला काम करना, क्योंकि जब गले में ब्रेन हेमरेज हुआ तो क्या हुआ, जब गला में पूरा पैरालिसिस हो गया तो वो काम ही करना बंद कर दिया, तो उनकी आवाज चली गई, वॉइस चली गई। और उसके बाद मैं वापस घर पे पहुंचा और उस दिन के बाद कभी बात नहीं कर पाया। तो मैं अपनी इमोशनल स्टोरी नहीं सुना रहा हूं यहां पे आपको कि ऐसा है, बट जो 2 चीज मुझे समझ में आई ना, जो उस दिन समझ में आई, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि लखन दुनिया का सबसे गरीब आदमी तू ही है, जिसके पास अपने फादर के लिए सिर्फ एक दिन नहीं था। किसकी वजह से? एक 60-70 हजार रुपए की नौकरी की वजह से। आप जाओ अपनी पास्ट लाइफ में जाओ, आप जाओ अभी इस वेलकम सेशन के बाद अपने मदर फादर को कॉल करना आप और उनसे पूछना क्या चाहिए आपको लाइफ में। ये पूछना, सीधा क्वेश्चन करना उससे कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। पता है वो क्या बोलेंगे? एक सिंपल सा सेंटेंस है उनके पास, पता है क्या बोलेंगे? बेटा हमको क्या चाहिए? आप अपने बच्चों के साथ खुश रहो, बस इसी में हमारी खुशी। आपको क्या लगता है उनको चाहिए नहीं कुछ? अरे वो आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो कि उनको डर लगता है आज ये बोलते हुए कि अगर मैं इसको कुछ बोलूंगा ना तो अगर इसने मना किया तो बहुत पेन होगा। और वो जो दुख है ना वो आज से ज्यादा नहीं होगा ये बोलने में। ये जो मैं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं ना कि आप अपने बच्चों के साथ खुश रहो, हमने तो सारे शौक पूरे कर लिए, हम तो बुढ़े हो गए, हमारे कौन से एंजॉय करने का टाइम है अभी, इसलिए वो बोलते ही नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपने मदर फादर को कॉल करना। और अगर आपके फादर ने आईफोन मांग लिया ना कि मुझे 17 प्रो मैक्स चाहिए, आप पता है क्या बोलेंगे? आप क्या करोगे यार आईफोन का 17 प्रो मैक्स? अरे वो तो मेरे पास भी नहीं है।
इसलिए वो कभी जिंदगी में बोलते ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सा सेंटेंस रट लिया कि कोई चीज बहुत बुरी लगे, इसलिए ये इतना बिजी है अपनी जिंदगी में कि बस यही बोल देते कि ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ खुश रहो बेटा, हम हमारी जिंदगी में खुश हैं, बस हमको कुछ नहीं चाहिए लाइफ, हमारे कौन से शौक पूरे करने हैं। देन सेकंड जो बात ये समझ में आई वो ये आई कि आप पास्ट लाइफ में जाओ और आप देखो, आपके फादर ने अगर आपको 5,000 रुपए भी कभी ला करके दिए होंगे ना, तो आपके अंकल से नहीं पूछा कि मैं इसको दूं या नहीं दूं पढ़ाई के लिए। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी इससे लाके, कभी उससे लाके, कभी कहां से, लेकिन आपको कभी ये रियलाइज ही नहीं होने दिया कि लोगों ने क्या क्या बोला था। मेरे फादर पूरे गांव में घूमते थे तब 500 रुपए लेकर के आते थे, क्योंकि 250 रुपए मेरा रूम रेंट था और 250 रुपए में पूरा महीने का खर्चा चलता था। तब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं 10th क्लास पास करके बाहर निकला। और बहुत सारे लोग उनको इसलिए पैसे नहीं देते थे कि अगर इसको पैसे देंगे ना तो इसके बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बड़े बन जाएंगे, और बोलते थे अरे तो क्यों अपनी जमीन बेच देगा क्या इनके चक्कर में, कुछ नहीं बनेंगे जिंदगी में, हमको पता है वो क्या कर रहा है, हमको पता है तुम्हारे तेरे बच्चे कितने वो है। लेकिन कभी एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि बेटा लोग ये बोलते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करना। इतना कॉन्फिडेंस था उनको हमारे ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस था। कभी अगर जितने भी पैसे दिए ना, ना अंकल से, ना यहां तक कि मेरी मदर से पूछ करके भी नहीं बोला कि इसको मैं दूं या नहीं। लेकिन जब उन्होंने एक दिन मांगा था ना, वो एक दिन भी मैंने एक थर्ड पर्सन से पूछा था कि मेरे फादर के लिए एक दिन चाहिए। मेरे अपने फादर के लिए एक दिन डिसाइड करने वाला भी एक थर्ड पर्सन था, मैं नहीं था। वो लखन डिसाइड नहीं कर रहा था, उसका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर रहा था कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे अपने फादर के लिए अगर एक दिन डिसाइड भी कोई दूसरा पर्सन करे, कौन सा काम कर रहा था मैं जिंदगी में। उस दिन पहली बार ये समझ में आया कि लखन तू जो भी कर रहा है ना, उतना बेटर तो नहीं जितना तू सोच करके बैठा है। तो देन 32 डेज तक मेरी लाइफ के ना देन सबसे खराब दिन है ये। 32 डेज तक मैंने देखा है अपने फादर को मेरे से एक एक स्टेप दूर जाते हुए, जिनकी वजह से जो कुछ भी आज मैं हूं ना, बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। 32 डेज तक एक बूंद भी अंदर नहीं जाता था, न खाना, न पानी, न दूध, न कुछ। 32 डेज तक काम ही नहीं करता था, रोते थे हमको देख देख करके। क्या हो सकता है एक फादर के दिल में अंदर, क्या हो सकता है यार। लास्ट टाइम में मैं अपने बच्चों को भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। आप सोचो, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं, मुझे भी ये लगता है कि यार लास्ट मोमेंट में अगर कोई कोई फादर की सिचुएशन ये होगी तो वो यही बात सोच रहा होगा कि सोचता है कि यार मेरे बच्चों को कुछ तो बोल के जाऊं मैं। बेटा घर में तू सबसे बड़ा है, छोटे 2 भाई हैं, दोनों अनमेरिड हैं, पीछे तेरी मम्मी है, अच्छे से रहना, कुछ तो रही होंगी ना फीलिंग्स। तो जब बोला नहीं जाता था तो रोते थे बहुत, यार मेरे बच्चों से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ लास्ट मोमेंट में। तो एक दिन ऐसे ही मेरी मदर बोलती थी, हम लोग हमारी गोद में ऐसे रहते थे, तो बोलती थी कि बेटा देख, एक दिन तेरे को कंधे पे बिठा करके आप याद करो यार, पिछला मोमेंट याद करो आप। वो हर चीज ला करके दी, लेकिन ऐसे चम्मच से दूध का एक बूंद भी डालते थे ना, वो भी अंदर नहीं जाता था। और फाइनली जिस हाथ से लिखते थे उसमें पैरालिसिस था, तो मैंने ट्राई किया कि पेन देते हैं, पता नहीं कुछ लिख दे जो बोलना चाहते हैं। जो दूसरा हाथ था जो जिससे लिख नहीं पाते थे, ऐसे लिख करके गए 2 लाइन। ये है मेरे पास आज भी, आज तक समझ में नहीं आया क्या लिखा है। सोचो क्या लिखा होगा, यही लिखा होगा कि यार मतलब नहीं समझ पाया क्या लिख के गए। आप सोच के देखो। और यह मैटर सिर्फ इतना ही था कि सिर्फ एक 80,000 रुपए की नौकरी थी मेरे पास बस।
उस नौकरी तक पहुंचाया ना, उनके लिए एक दिन नहीं था यार। वो एक दिन मैं डिसाइड नहीं कर रहा था, कोई और डिसाइड कर रहा था। और फाइनली 32 डेज के बाद 19 नवंबर को एक्सपायर हो गए। और पहली बार 19 नवंबर को मुझे खरगोश और भेड़िया वाली कहानी समझ में आई कि एक्चुअल में मुझे बिजनेस क्यों करना है। मैं उस सेकंड ऑप्शन को क्यों देखूं जिसकी वजह से मेरे फादर के लिए सिर्फ दिन नहीं मिल पाया, तो देन मुझे बिजनेस क्यों करना है। 19 नवंबर को पहली बार मुझे समझ में आया। पहली बार मुझे यह समझ में आया कि जितने भी अपलाइन जो बोल बोल करके जाते थे ना कि लखन तुम इस बिजनेस को तब बिल्ड कर लो जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, तब जब रिक्वायरमेंट हो ना तो आप बहुत अच्छे से लाइफ जी सकते हो। उस 19 नवंबर को पहली बार मुझे वेलकम समझ में आया। उस 19 नवंबर को पहली बार मुझे जितने भी लोग सिस्टम लेकर के जाते थे और वो एक एक पॉइंटर्स को बोलते थे कि ये बिजनेस आपका सब कुछ सेट कर देगा, सब कुछ दे सकता है आपको, वो 19 नवंबर को समझ में आया जिस दिन मेरे फादर ही नहीं रहे। तो देन 19 नवंबर को पहली बार मेरे फादर से मैंने ये कमिटमेंट किया कि ठीक है आज आप मेरी लाइफ में नहीं है, लेकिन आज 19 नवंबर को मैं ये कमिटमेंट करता हूं आपसे, मैं ये वादा करता हूं कि नेक्स्ट ईयर जब 19 नवंबर आएगा तो मैं इतना मेहनत करूंगा इस बिजनेस में कि नेक्स्ट ईयर 19 नवंबर से पहले मैं अपने जॉब को क्विट कर दूं, जिसकी वजह से मैं आपको एक दिन नहीं दे पाया। और उस अगली बार 19 नवंबर आया, उससे पहले मुझे नहीं पता है मैं कब सोया कब खाया, कुछ नहीं पता है मुझे, बस सिर्फ इस वजह से कि यार मैंने मेरे फादर से कमिटमेंट किया है और अगर ये पूरा नहीं हुआ ना तो जाने के बाद भी वो एक बात सोचेंगे कि जिंदगी में पहले तो कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, लेकिन जाने के बाद भी जो एक कमिटमेंट किया, जो एक वादा किया था ना, वो भी झूठा किया। और देन नेक्स्ट ईयर 19 नवंबर से एक महीने पहले 4 अक्टूबर को मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दी। तो आज मुझे नहीं जाना पड़ता है किसी के सामने एक एप्लीकेशन लिख करके, और नहीं जाना पड़ता है कि सर मुझे ना एक दिन की छुट्टी दे दो, घर में मेरे ये प्रॉब्लम है। आज हर चीज का डिसीजन मैं खुद करता हूं। मेरे ऊपर कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो वो डिसाइड करे, उसके हिसाब से नहीं चलता मैं, आज अपने हिसाब से चलता हूं। अगर ऐसा भाई आपके पास है ना तो आप इस बिजनेस में फेलियर हो ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी देके जा रहा हूं आज आपको। लेकिन अगर ऐसा भाई आपके पास नहीं है तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, और जब तक ये भाई आप ढूंढोगे नहीं ना तब तक इस बिजनेस में हमेशा हमेशा आप लास्ट मोमेंट पे जाकर के गिव अप करके वापस उसी जगह पे आते रहो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ड्रीम्स, तो अगर जितने भी लोग यहां पे बैठे इन सारे लोगों से अगर मैं आपको बोलूं एक पेपर दूं, या जो भी सुप्रीम पावर जिसको भी आप मानते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप, वो सुप्रीम पावर आपके पास आए और बोले कि मांग 20 चीजें ऐसी मांग जो तू लाइफ में चाहता है, तो ये भी आप एग्री करोगे कि हम में से मैक्सिमम लोग जो है ना वो 8 से 10 चीजें तो सेम लिखेंगे। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरी लाइफ अच्छी हो, मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी हो, मेरे मदर फादर की लाइफ अच्छी हो, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े। लेकिन गाइज अच्छा घर कैसा होता है ना, घर का स्ट्रक्चर तक पता नहीं है। अच्छी गाड़ी कौन सी होती है, गाड़ी का नाम तक पता नहीं है। अच्छी स्कूल कौन सी होती है, उस स्कूल का नाम भी पता नहीं है। अच्छी स्कूल हमारी नजरों में कौन सी है, जो हमारे इनकम के अकॉर्डिंग सही है। अच्छी लाइफ कैसी होती है, अच्छी लाइफ की डेफिनेशन तक पता नहीं है हमको। लेकिन ये जो जितनी भी चीजें हैं ना जिनकी हम लोग बात करते हैं, ये सब बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। तो जब मांगने वाले को ही नहीं पता है कि मुझे चाहिए क्या, तो देने वाला क्या देगा। अगर आपको खुद को ही नहीं पता है, सुप्रीम पावर आपके पास सामने खड़ी है और आपको खुद को ही नहीं पता है कि मुझे क्या मांगना है, तो देने वाला कैसे देगा। तो ये जितने भी चीजों की हम लोग बात करते हैं ना, से सब डेली रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। जो इससे ऊपर है ना वो है ड्रीम, जो 24/7 आपके दिमाग से कभी जाता ही नहीं। तो ड्रीम था ना कि नेक्स्ट ईयर जब 19 नवंबर आएगा उससे पहले पहले मुझे जॉब को क्विट कर जाना है। नींद नहीं आती थी रात में, 24/7 दिमाग में यहां चलता था। मुझे नहीं पता है उस एक साल में क्या हुआ जॉब बिजनेस के अलावा।
जो आपको रात में 1 बजे 2 बजे कभी भी अगर याद आएगा ना, तो आपको कभी सोने ही नहीं देता है, वो है ड्रीम। ऐसे ड्रीम हमको ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे ड्रीम हमको ढूंढने पड़ेंगे। था एक ड्रीम, लेकिन जॉब लगने के बाद भूल गया मैं उसको। ड्रीम था जब मैं जाता था अपने फादर के साथ अपने रिलेटिव्स को के यहाँ पे, तो जब भी वो उनको अवॉइड करते थे तो मेरा एक ड्रीम था जब उस टाइम में हुआ करता, लेकिन जॉब के बाद वो सब फिनिश हो गया, नहीं वो भूल गया उसको। अपनी लाइफ में मस्त था। क्या ड्रीम था? कि एक दिन इन लोगों से अच्छा घर बनाऊंगा, इनसे अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, और उस गाड़ी की बगल वाली सीट पे बिठा करके ना अपने फादर को इन सब लोगों को लेके घर, इस सब लोगों को घर लेके जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि इसलिए कि देखो आज ये वही पर्सन है, आपसे अच्छा घर है, आपसे अच्छी गाड़ी है, लेकिन आज भी ये वैसे ही डाउन हम्बल है, देन ईगोस्टिक नहीं है। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया, कभी नहीं आया वो दिन। घर है, गाड़ी है, लेकिन बोलते हैं ना कि जिस इंसान को बिठाना था ना, वो नहीं है। कहीं भी जाते टाइम में, शादी में, रिलेटिव के, मिस की हमेशा ना, बहुत बहुत मिस करता हूं मैं कि काश एक बार मौका मिल जाता, बस सिर्फ एक बार मिल जाता। तो अगर आपने जो भी ड्रीम लिस्ट, जो भी आप ड्रीम देखते हो, उसमें टॉप पे अपने मदर फादर के ड्रीम नहीं है ना, तो मेरी तरह ना जिंदगी में मलाल ही रह जाएगा कि काश कर लेते पहले। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात बोलता हूं, जितने भी आपके ड्रीम है उसमें सबसे टॉप पे, सबसे फर्स्ट में अपने मदर फादर के ड्रीम होने चाहिए, उसके बाद आपके ड्रीम होने चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। विद इन मिनट, 1 मिनट में आप पूरे के पूरे 20 ड्रीम लिख दो कि ये मेरे, क्रिस्टल एंड क्लियर। और देन उसके बाद रीजन्स, और रीजन गाइड्स वो हैं जो आपकी लाइफ का बैड से, आप आपकी लाइफ का खराब से खराब मोमेंट याद करो, बैड से बैड मोमेंट, जिसको आज भी याद करते हैं ना आप, तो आपको ऐसा ऐसा लगता है कि यार इससे खराब दिन नहीं था मेरी लाइफ में कोई। और ये पास्ट लाइफ में मिलेगा, ये पास्ट में मिलेगा। जब कभी न कभी तो आपके मदर फादर को किसी ने कुछ बोला होगा, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े रहने की, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं बन सकते हैं। और उस दिन आपको लगा होगा कि यार ये मेरी लाइफ का ना सबसे खराब दिन है, आज भी याद करते हो ना तो बहुत बुरा लगता है। वहां से मिलेंगे आपको ये रीजन्स सारे के सारे। तो मेरी लाइफ का रीजन यही है। मेरे फादर, मेरे मेरे फूफा जी ने अपनी लड़की की शादी की और हमारे घर पे आकर के बोले कि 51,000, 2001 की बात है गाइस, 2001 में 51,000 रुपए हमारे हमारे लिए 1 करोड़ से बहुत पैसा था हमारे लिए। 51,000 रुपए अगर मेरी लड़की की शादी में दो तो आना, नहीं तो मत आना हमारे शादी। चाचा ताऊ ने बोल दिया था, भाई हम अपनी बेइज्जती क्यों कराने के लिए जाए, तेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर दोनों ही गए थे, बस कपड़े लेके गए, 5100 रुपए दिए थे, लेकिन खाना नहीं खिलाया। किसी ने बोला ही नहीं खाना खाने। रात को 12 बजे वहां से भूखे आए, 9 किलोमीटर पैदल चल करके एक ट्रक में बैठे और सुबह 6 बजे वापस घर पहुंचे। और उस दिन पहली बार मेरे फादर को मैंने रोते हुए देखा। पता है क्यों? उन्होंने एक बात बोली कि यार पैसा तो मेरे पास मेरी वजह से नहीं था, लेकिन मेरे बेटे की क्या गलती थी कि यार इसको तो, ये मेरे बच्चे की क्या गलती थी, छोटा ही था, इसको तो पूछ लेना था। चलो ठीक है, जिंदगी में मैं नहीं कमा पाया पैसा, मेरे पास पैसा नहीं था। गाइज ये जो मोमेंट है ना, ये मेरी लाइफ का सबसे बैड मोमेंट है। मीन्स कि इसको ना ये हमेशा दिमाग में चलता है, सिर्फ सिर्फ पैसे की वजह से। ऐसे रीजंस मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे, जो आज भी आप सोचोगे ना तो आपको यहां से मिलेंगे वो रीजंस। बट जब तक ये वाई ड्रीम रीजंस आप नहीं ढूंढोगे ना, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए बोला था ना कि एक एक पॉइंटर को आपको फॉलो करना है। और अगर आपके वाई ड्रीम रीजंस भी अगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेकंड इंटरनल चेंज अगर आपका क्लियर नहीं है, और सेकंड इंटरनल चेंज क्या है? फेथ एंड बिलीव। फेथ एंड बिलीव।
आस्था और विश्वास। देखो हमेशा हमको ना फेथ होता है, ठीक है, हमेशा फेथ होता है। हम बहुत बार ना हमको जिसके भी ऊपर जो भी जिसमें भी हमारी आस्था होती है, भगवान में, गॉड में, अल्लाह में, जिसमें भी, ठीक है, आस्था होती है। कई बार हम बोलते हैं ना, हमको हमको सबसे पहले क्या होता है? फेथ होता है, ठीक है। तो ये बिलीव क्या है फिर? तो फेथ क्या है? लोगों से सुन करके और पहले से सारी चीजें जो चली आ रही है उनसे सुन करके हम लोग क्या कर लेते हैं? फेथ कर लेते हैं। आस्था होती है हमको कि भगवान इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम हो जाए। तो ये आस्था थी, बोल दिया हमने। लेकिन बिलीव में कब कन्वर्ट होगा? जब एक्चुअल में जो बोला है वो काम हो जाता है तब। तो आपको बिजनेस में फेथ है आज की डेट में, लेकिन बिलीव में कब कन्वर्ट होगा वो? जब आपके अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे तब जाकर। तो ये जो फेथ है ना, या तो 100% होता है या होता है 0%। ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि 99% फेथ है और 1% फेथ नहीं है। जस्ट लाइक ए प्रेग्नेंट लेडी, या तो 100% प्रेग्नेंट रिजल्ट आएगा या 0%। तो ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में आपको हमेशा हाईलाइट मोड में रहना है। किसमें रहना है? हाईलाइट मोड में। हाईलाइट मोड क्या है? हाईलाइट मोड का मतलब, सपोज करो, एक एग्जांपल से समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, T20 मैच है, और जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला लगता है, स्टार्ट होने वाला होता है, तभी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का सीईओ अमेरिकन है, उसको मैच से कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या किया? एक इमरजेंसी मीटिंग रख ली। 3 से 4 घंटे उस मीटिंग में लगे, लैपटॉप मोबाइल सब साइड में रखवा लिए कि सारे लोग मीटिंग में रहेंगे। अब आपको नहीं पता है कि मैच में क्या चल रहा है, लाइव नहीं देख रहे हो आप, पर जैसे ही मीटिंग खत्म होने के बाद आप आते हो, और आने के बाद आप देखते हो कि लोग डांस कर रहे हैं, लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि इंडिया मैच जीत गया। तो अब आप क्या करेंगे? आप गाड़ी लेंगे और गाड़ी लेकर के कहां पहुंचेंगे? आप फटाफट घर पहुंचेंगे, हाईलाइट्स, टीवी ऑन करके हाईलाइट्स देखेंगे आप, राइट? तो आपने हाईलाइट्स देखी, और हाईलाइट्स जब आप देख रहे थे तो आपने देखा कि पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और पाकिस्तान ने बैटिंग करके 250 रन बना दिए 20 ओवर में। अब सोचो आप, 20 ओवर में पाकिस्तान 250 रन बना दिए। यही मैच अगर आप लाइव देख रहे होते तो आपको टेंशन होती कि नहीं होती? हो जाती। भाई पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, देन ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा? यही होगा। लेकिन अभी आप टेंशन में आएंगे? नहीं आएंगे, और एक्साइटेड होंगे आप। पता है क्यों? क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया मैच जीत चुका है। फिर आपने देखा कि इंडिया की बैटिंग आई, और इंडिया की जब बैटिंग आई तो 50 रन पे ही 5 विकेट भी चले गए इंडिया के। तो यही मैच अगर आप लाइव देख रहे होते ना, तो आप बहुत सारी बातें बोलते, ब्लेम करते आप सबके ऊपर। क्या ब्लेम करते? यही ब्लेम करते कि इन्होंने मैच फिक्स कर लिया, जरूरी था कि ऐसे शॉट खेलना, रुक के खेलना था, गलत शॉट खेला, ऐसा है वैसा है, इफेंट, बट बहुत कुछ बोलते आप। लेकिन अभी आप बोलेंगे? अभी आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, आप बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखेंगे हाईलाइट्स। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया मैच जीत चुका है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई ये अगर 5 विकेट भी चले गए तो ये कारनामा किया किसने? पता है ये क्यों? क्यों आप ऐसे माइंडसेट के साथ, ऐसा एक्साइटमेंट है आपके अंदर? क्योंकि आपको रिजल्ट पता है। तो इस बिजनेस में भी आपको रिजल्ट पता है कि 4 ईयर में आप, 4 से 5 ईयर में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप रुके तो रिजल्ट ऑलरेडी आपको पता है। तो रिजल्ट अब ऑलरेडी आपको पता है, तो आपको एक्साइटमेंट के साथ काम करना है, राइट? तो फेथ एंड बिलीव, सबसे पहला फेथ एंड बिलीव किसके ऊपर? गॉड के ऊपर। पहला फेथ एंड बिलीव किसके ऊपर? गॉड के ऊपर। एक तरफ हम बोलते हैं कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता है, राइट? तो जब एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो ये बिजनेस भगवान की मर्जी के बिना हमारी लाइफ में कैसे आ सकता है? क्योंकि ऊपर वाले से हमने कभी न कभी तो मांगा था, किसी न किसी फॉर्म में मांगा था। तो हम भूल गए, लेकिन वो नहीं भूले, और जब राइट टाइम आया ना तो आपको उन्होंने दिया। अब आपको एप्पल और ऑरेंज आपने अगर जूस मांगा है ना, तो एप्पल और ऑरेंज वो दे सकते हैं। जूस निकाल करके
आपके हाथ में गिलास नहीं पकड़ाएंगे, वो तो आप ही को निकालना पड़ेगा, राइट? तो आपने मांगा इसलिए आपको मिला। देन सेकेंड फेथ एंड बिलीव यूर सेल्फ, आपके खुद के ऊपर। बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में आने के बाद हमको क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता। देन बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं हमारे दिमाग में। तो आप सोचो कि आप ये सोचो कि ये बिजनेस आपको ही क्यों मिला, ये आपके पड़ोसी को क्यों नहीं मिला बिजनेस, ये आपके दूसरे भाई को क्यों नहीं मिला ये बिजनेस, ये आपके किसी दूसरे दोस्त को ही क्यों नहीं मिला ये बिजनेस, आपको ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप डिजर्व करते हो। जिस तरह से आप जॉब कर रहे हो ना, आपको जिसमें भी हो आप, वो क्यों मिला? क्योंकि आप डिजर्व करते थे, ऊपर वाला जानता था कि ये कर सकता है। सेम ये बिजनेस भी आपको लाइफ में इसीलिए मिला क्योंकि वो उसको पता है कि ये इसमें इतना पोटेंशियल है, ये कर सकता है इसको, इसलिए उसने दिया। लेकिन मेहनत किसको करनी पड़ेगी? हमको। मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। तो जब जब जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, उसने आपके ऊपर डाउट नहीं किया, उसने आपको ये बिजनेस दिया, तो आप खुद के ऊपर डाउट क्यों करते हो? आप खुद के ऊपर डाउट करने वाले कौन होते हो? क्योंकि आप डिजर्व करते हो इसलिए तो दिया, आप कर सकते हो इसलिए तो दिया। तो खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। देन थर्ड फेथ एंड बिलीव बिजनेस के ऊपर। और बिजनेस के ऊपर फेथ एंड बिलीव तब होता है जब आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज होती है। देखो, किसी भी चीज के ऊपर आपको फेथ एंड बिलीव तभी होगा जब उसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी हो। बिजनेस में हमारा फेथ एंड बिलीव तभी गड़बड़ होता है जब बिजनेस के बारे में हमारी नॉलेज पुअर होती है। फिर क्या होता है, एक रास्ते में चलता हुआ पर्सन भी आपको बोल के जाएगा आपका बिजनेस ठीक नहीं है, और आप मानोगे उसकी बात। पता है क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि जो आप कर रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या है, आपको नहीं पता है कि जो आप जो भी कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो है क्या। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी नॉलेज इंप्रूव करनी पड़ेगी। और जितनी अच्छी नॉलेज आपको होगी बिजनेस के बारे में, बिजनेस के ऊपर 100% फेथ एंड बिलीव होगा। तो जितनी कम नॉलेज उतना ही कम फेथ एंड बिलीव, और जितनी ज्यादा नॉलेज उतना ही फेथ एंड बिलीव 100% होगा आपका। तो आपको अच्छे से बुक्स पढ़नी है, अच्छे से वीडियोस देखनी है, और जितने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो जिनसे भी बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीजें फॉलो करनी है आपको। और देन फोर्थ फेथ एंड बिलीव टीम। टीम एंड अपलाइन, ठीक है? तो अपलाइन फेथ एंड बिलीव का मतलब कि जिस पर्सन के साथ आप काम करते हैं, जो पर्सन आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाना चाह रहा है। हमारे बिजनेस में अपलाइन एक ऐसा फ्री का एक टूल है जिसको यूज करके आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अगर उसके ऊपर फेथ एंड बिलीव आपका गड़बड़ है ना, आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं करेंगे, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे आप। और टीम का फेथ एंड बिलीव भी वही है। पता है टीम के ऊपर 100 क्या 200% फेथ एंड बिलीव क्यों होगा आपको? क्योंकि इसको जो लीड कर रहे हैं ना, जो लीड बाय एग्जांपल जो चल रहे हैं ना आगे आगे, वो कौन है? मैजिक टीम के फाउंडर। कौन? वी पार्टनर डॉक्टर ब्रजेश भाई। क्लैप फॉर इट। एक ऐसा पर्सन जिसने इस बिजनेस में कुछ भी नहीं छोड़ा, कैंप से लेकर के और रैंक से लेकर के, और बोलता है भाई कुछ और नई चीज लाओ, मैं अचीव करूंगा उसको। वो हमको लीड करते हैं, इसलिए सबसे टॉप पे मानी जाती है मैजिक टीम पूरे वर्ल्ड में हमारे बिजनेस में। तो वहां तो 100% नहीं, 200% फेथ एंड बिलीव होना ही है। और देन गाइस, आपको फेथ एंड बिलीव भी है, आपका वाई ड्रीम रीजन भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपका थर्ड इंटरनल चेंज गड़बड़ है ना, तब भी आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो थर्ड इंटरनल चेंज है प्रायोरिटीज। प्राथमिकताएं। किस
इस बिजनेस में आप किस किस को प्रायोरिटी बेस पे रखते हो? तो सबसे पहली प्रायोरिटी इस बिजनेस में जब आप आते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी है गॉड, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। ये बिजनेस ना कभी भी आपको झूठ बोल के नहीं करना, हमेशा सच बोल के करना, राइट? ह्यूमैनिटी का मतलब सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है यहां करके। सबसे पहले क्या करना है? एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है और इस बिजनेस में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते आप झूठ जाट बोल करके इस बिजनेस में अगर कुछ भी झूठ बोल रहे हैं इधर उधर, देन आप बिजनेस में ग्रो नहीं करेंगे। तो बिजनेस के कल्चर और वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। देन सेकंड प्रायोरिटी पे किसके लिए? फैमिली। सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी बेस पे क्या होनी चाहिए? आपकी फैमिली होनी चाहिए। लेकिन हमेशा आपको याद रखना कि ये जो फैमिली है ना, इसको कभी भी आपको एक्सक्यूज नहीं बनाना है, हमेशा रीजन बना करके बिजनेस करना है। वो कैसे? सपोज करो आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी की तबीयत खराब है, भगवान ना करे बट एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी की तबीयत खराब है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना और उसके बाद फिर घर उसको आराम करने देना और अपना सिस्टम ज्वाइन करना। लेकिन अगर कोई ये बोले कि नहीं, जब तक ये ठीक नहीं होगा, जब तक तो मैं अपने बिजनेस की एक्टिविटी में या मैं जूम पे आऊंगा ही नहीं, तो ये आपका एक्सक्यूज है उस पर्सन के पीछे, राइट? आपका एक्सक्यूज है। तो फैमिली को हमेशा रीजन बनाना है, एक्सक्यूज नहीं बनाना। रीजन ये कि मैं इतना मेहनत करूं कि मेरे एक फोन करने से डॉक्टर ही मेरे घर पे आए, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं, ऐसा रीजन बना करके करना है। देन सेम ह्यूमैनिटी में भी ऐसे ही है। ह्यूमैनिटी मतलब ठीक है, आप जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां कोई भी पर्सन, जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है उसको कोई भी पर्सन है वो हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? उस पर्सन को हॉस्पिटल तक पहुंचाना। लेकिन सेकंड सिनेरियो ये है कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, 50-60 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, आदमी का एक्सीडेंट हो गया, जो उनको हॉस्पिटल लेकर के जा रहा है वो जा रहा है, आप खाली बस वहां उस भीड़ का हिस्सा बनकर के खड़े, तो आपकी पहली प्रायोरिटी वो नहीं है। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? जाकर के सिस्टम ज्वाइन करना। तो फैमिली हमेशा रीजन बना करके करो, एक्सक्यूज बना करके बिजनेस नहीं करना है। देन थर्ड, करंट जॉब। आज तक हमारा ब्रेड एंड बटर किससे चला? हमारे करंट जॉब से। तो थर्ड प्रायोरिटी पे हमको, थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए? करंट जॉब। कभी भी बिजनेस में आने के बाद कभी अपने जॉब को गलत नहीं बोलना है, कभी जॉब के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहना है, उतना ही रेस्पेक्ट करना है जितना पहले करना था। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। मैं किसी से उधार पैसे लेकर के आया, 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से। तो मुझे किसी ने पैसे क्यों दिए? इस वजह से दिए कि भाई इस आदमी के पास एक जॉब है और ये वहां से वापस कर सकता है। अगर वो जॉब नहीं होता तो मुझे कोई 4,000 रुपए भी नहीं देता शायद। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बिजनेस में आने के बाद जॉब को कुछ बोलते रहते हैं, जॉब ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। कभी नहीं बोलना है, क्योंकि वो जॉब नहीं होता तो आप बिजनेस में नहीं होते, आपके पास पैसे ही नहीं होते, कोई देता भी नहीं आपको। तो पहले जितना जॉब में काम कर रहे थे ना, वैसे ही जॉब में पूरा फोकस करके काम करना है और जो बचे हुए टाइम में बिजनेस में फोकस करना है, राइट? तो जब जिन 13 मंथ में मैं फुल टाइमर हुआ, उससे पहले जितने भी दिन में मैं 1 साल और 1 महीने रहा, उसमें मेरे पास कई रिवार्ड हैं, देन एप्रिसिएशन लेटर है। पता है क्यों? क्योंकि गारंटी मेडल था, अवार्ड था, सब कुछ था। देन ये नहीं चाहता था कि लास्ट मोमेंट में कोई मेरे बारे में ये बोले कि देखो अब इसको कोई नई चीज मिल गई तो ये बिजनेस का जॉब का रेस्पेक्ट नहीं करता जिसने इसको इतना कुछ दिया। वहां भी उतना ही रेस्पेक्ट था। और देन उसके बाद 4th नंबर पे आपका बिजनेस। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पता है क्या है? सबसे ज्यादा अगर इस वेलकम में या इस बिजनेस में सबसे ज्यादा गड़बड़ अगर किसी भी पॉइंटर पे होती है तो वो प्रायोरिटीज पे होती है हमेशा।
कभी भी आपको आपका जो बिजनेस है ना, चौथे से पांचवें नंबर पे लेके नहीं जाना है, छठे नंबर पे लेके नहीं जाना है। और पांचवें छठे नंबर पे पता है क्या है? शादी है, मैरिज एनिवर्सरी, देन फंक्शन, देन बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है गाइस कि आपकी रियल सिस्टर की शादी है उसमें आप जाएंगे नहीं, उसमें आप जाएंगे। बट ऐसे किसी शादी फंक्शन और किसी भी जगह आप नहीं जाएंगे जहां आपके बिना गए काम चल सकता था, जहां आपका जाना जरूरी था ही नहीं। और एक टाइम के बाद, जैसे आज मेरा थर्ड प्रायोरिटी क्या है? बिजनेस है, क्योंकि जॉब को मैं क्विट कर चुका हूं। तो अगर ये आपका बिजनेस फोर्थ से थर्ड नंबर पे आता है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये फोर्थ से फिफ्थ पे जाता है ना, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे गाइज। और ये जो जितने भी बात हुई ना अभी, ये किस पे बात हुई? इंटरनल चेंज पे। कि आपका वाई ड्रीम रीजन भी बहुत अच्छा है, आपका फेथ एंड बिलीव भी 100% है, आपने प्रायोरिटीज भी प्रॉपर बिजनेस वेलकम के हिसाब से सेट कर रखी है। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल चेंज, नेक्स्ट कौन सा चेंज है? एक्सटर्नल चेंज। एक्सटर्नल चेंज का मतलब एक्शन, और इंटरनल चेंज क्या था? थॉट। अगर आपने एक्सटर्नल चेंज नहीं किया ना, तब भी आप बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाते। और एक्सटर्नल चेंज में हम क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। दो लिस्ट बनाते हैं। पहली ड्रीम लिस्ट, 20 ड्रीम्स लिखते हैं हम, और इनको हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं। और दूसरी नेम लिस्ट, 500 लोगों की नेम लिस्ट। ठीक है? ये मेरी बिजनेस की जर्नी में ना सबसे इमोशनल मोमेंट था ये दोनों लिस्ट। पता है क्यों? पहली बार मुझे मुझे नहीं याद है कि मेरे कभी किसी चाचा ने, ताऊ ने, किसी रिलेटिव ने कभी ये पूछा हो जिंदगी में कि लखन तुझे क्या करना है, तू चाहता क्या है जिंदगी। लेकिन यहाँ जॉब में भी किसी ने नहीं पूछा। जॉब में भी यही बोलते थे, भाई अच्छे से नौकरी कर लो, नहीं तो ये जो स्टार लगे ना ये भी उतर जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में पहली बार किसी ऐसे लोगों ने, मुखराम भाई के अलावा मैं और लोगों को नहीं जानता था, और ऐसे लोग जिनको मैं पास्ट लाइफ में जानता भी नहीं था ना, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, लखन 20 चीजें ऐसी लिख, ऐसी एक लिस्ट बना, 20 चीजें ऐसी लिख जो तू जिंदगी में चाहता है, हम तेरे साथ खड़े हैं और उनको साथ में पूरा करवाएंगे। मेरे लिए ना ये बहुत बड़ा वर्ड था, मेरे लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट था कि वो पूरा होगा नहीं होगा, कोई करवाएगा नहीं है करवाया, वो सेकंड थिंग है। बट किसी ने बोला तो सही कि मैं तो तेरे पीछे खड़ा हूं। बिलीव में मैं बहुत इमोशनल था उस दिन कि यार कोई इंसान तो मिला जिंदगी में जिसने ये बोला कि हम तेरे साथ हैं, तो 20 चीजें लिख और हम पूरा करवाएंगे। और रियल में वो हर चीज उन्होंने स्टेप बाय पूरी करवाई अभी तक, और अभी होनी भी बाकी, आज भी लगे हुए हैं मेरे साथ। बहुत शिद्दत के साथ बनाई है नेम लिस्ट और ड्रीम लिस्ट, बहुत शिद्दत के साथ, अच्छे से डेकोरेट करके, बहुत अच्छे से। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ड्रीम लिस्ट को ऐसे ही मानते होंगे, जिन्होंने फोटोज भी नहीं चिपकाए होंगे, जिन्होंने ऐसे ही पेज में बना ली होगी वो। मैं रियल बता रहा हूं, मैंने बहुत शिद्दत के साथ बनाया इसको, और जितनी शिद्दत के साथ चाह करके बनाया था ना, उतने ही अच्छी तरीके से पूरे हुए। तो इसको कैजुअल मत लेना। एक ऐसा पर्सन होगा आपके साथ खड़ा होगा, आपका वर्किंग अपलाइन और कोई, वो पर्सन हमेशा इस पे फोकस करके आपके साथ काम करना चाहता होगा, लेकिन आप खुद उसके साथ अपने ड्रीम के लिए फोकस नहीं करते। तो बहुत शिद्दत से बनानी है। देन उसके बाद नेम लिस्ट। बोलते हैं कि हर चीज को बनाने का एक रॉ मटेरियल होता है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसको भी बनाने का रॉ मटेरियल है। हमारे बिजनेस का एक रॉ मटेरियल है, और वो क्या है? नेम लिस्ट। और जिसको बनाने की बात आती तो हम सब लोग सोचते हैं ये तो वही वाला तो है। लेकिन आप सोचो, इस नेम लिस्ट के बारे में जब भी बात होती है ना, मैं आज भी ये बात सोचता हूं, आज भी बहुत अंदर से बहुत इमोशन आते हैं, बहुत इमोशनल हो जाता हूं। पता है क्यों? मैं यही सोचता हूं, अगर मुखराम भाई
अगर मेरा नाम लिखना भूल जाते तो लखन तू तो ऐसे ही कहीं नौकरी में खड़ा होता आज यार। आप सोचो, अगर बद्री भाई ने अतर सर का नाम उनकी नेम लिस्ट में नहीं लिखा होता तो अतर सर इतनी अच्छी लाइफ जी रहे होते। अरे भाई कहीं हॉस्पिटल में ड्यूटी में होते हो। अगर अशोक सर ने प्रहलाद सर का नाम नहीं लिखा होता तो क्या वो दुबई में इतनी लाइफ जी रहे होते? अगर हंसराज सर का नाम नहीं लिखा होता प्रहलाद सर ने तो वो इतनी अच्छी लाइफ जीते क्या? अरे नाम लिखा उन्होंने। अगर हंसराज सर मुकरम भाई का नाम नहीं लिखते, मुकरम भाई मेरा नाम नहीं लिखते, तो मैं आप लोगों के सामने खड़ा होता क्या? सिस्टम ले रहा होता क्या? नहीं, कहीं कहीं ड्यूटी में होता मैं आज भी सोचता हूं कि अगर मेरा अपलाइन मेरा या मुकरम भाई मेरा नाम भूल जाते तो मैं मेरा क्या होता? अरे उसने उन्होंने लिखा। लेकिन लिखने के पीछे आपका इंटेंट क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटेंट ये है कि इस आदमी के बिजनेस में आने से मेरा कुछ हो जाएगा, तो आपका कुछ नहीं होगा, आप में से किसी का कुछ नहीं होगा। और अगर आपका इंटेंट राइट है, अगर आप राइट थॉट और राइट इंटेंट के साथ और राइट राइट अफॉर्मेशन के साथ में ये लिख रहे हो कि अगर इस पर्सन का नाम मैं लिखता हूं, अब मुझे नहीं पता है कि भगवान इसको ये बिजनेस देगा या नहीं देगा, और अगर इसको ये बिजनेस दिया तो मैं इसके साथ इतनी मेहनत करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा मैं, और मेरी तरह ना इसकी लाइफ भी चेंज कर लेंगे हम सारे लोग। सेम इसी थॉट के साथ मुखराम भाई ने मेरा नाम लिखा। 16 साल के बाद, 16 साल हो गए थे हमको मिले हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ था अपनी नेम लिस्ट में। जज नहीं किया मुझे कि ये पता नहीं कहां है, इसी थॉट के साथ नाम लिखा होगा कि भगवान मुझे नहीं पता है कि ये आदमी कहां है, नौकरी कर भी रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा कॉलेज का बैचमेट है, मैं इसको नाम लिखूंगा, कभी जिंदगी में मिलेगा, और आप इसको अगर ये बिजनेस दिलवा दोगे तो मैं इसके साथ मेहनत इतनी कर सकता हूं, रात दिन एक करके, कि इसकी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं हम सब लोग मिलकर, हम सारे लोग। इसलिए भगवान ने 16 साल के बाद भी मुझे मिला दिया उनसे, पता है। और 16 साल के बाद मिलाने के बाद मैंने ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी से हुआ सब कुछ। पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे इंटेंट सही था, उसके पीछे अफर्मेशन अच्छी थी। तो कितना शिद्दत के साथ अगर इसमें नाम लिखते हो आप एक एक पर्सन का, वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों की लाइफ चेंज कर पाओगे आप। मैं आज भी सोचता हूं, एक सिंगल वन कंप्लेंट मैंने मुकरम भाई से नहीं की आज तक। पता है क्यों? अरे उन्होंने मेरा नाम लिख दिया, वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। पूरी जिंदगी भर तक का ग्रेटिट्यूड है कि नाम लिखा। भूल जाते तो 7 दिन में लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, 16 साल के बाद भी उस इंसान ने मुझे याद रखा। कौन सी कंप्लेंट करूंगा बताओ? और मेरी लाइफ चेंज कर दी उन्होंने। हाँ, मेहनत करनी पड़ी मुझे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, लेकिन उन्होंने लाइफ चेंज कर ली। पता है किस किस वजह से? बिकॉज ऑफ नेम लिस्ट, कि उन्होंने नाम लिखा मेरा, याद रखा मुझे। भूल जाते तो आप सब लोगों को किसी न किसी ने याद रखा अपनी नेम लिस्ट में, राइट अफर्मेशन के साथ आपका नाम लिखा। अगर वो भूल जाते तो आपके पास जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती, और आप ऐसे ही पैरेलल लाइफ जी रहे होते कहीं न कहीं। बट मेहनत मुझे भी करनी पड़ी, आपको भी करनी पड़ी। और ये जो नेम लिस्ट है ना, इस नेम लिस्ट को किस तरह से बनाते हैं उसका भी एक सेट फॉर्मूला है। एक सेट, वो क्या है? फ्रेंड्स का फॉर्मूला। जिसमें एफ से मतलब है फैमिली एंड फ्रेंड्स, आर से रिलेटिव्स, आई से इंस्टीट्यूशंस, ई से एम्प्लॉइज, एन से नेबर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, और ऐसे सोशल। ये सारे के सारे इस पूरे तरीके से ये नेम लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। और ये जो नेम लिस्ट है ना, इन नेम लिस्ट में 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करना है लोगों को।
तीन कैटेगरी कौन सी? एक कैटेगरी हॉट, एक वार्म और एक कोल्ड कैटेगरी। तो हॉट कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो हॉट, वार्म और कोल्ड क्या होता है? हॉट कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसको हमारे ऊपर 100% ट्रस्ट होता है। और ये 100% ट्रस्ट वाले कौन लोग हैं? हमारे फैमिली के मेंबर्स, हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड और हमारे बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स, ये हैं हॉट कैटेगरी में, जिनको हमारे ऊपर 100% ट्रस्ट होता है। देन उसके बाद वार्म कैटेगरी। वार्म कैटेगरी का पर्सन वो पर्सन होता है जो जिनसे हमारी 2 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में बात होते रहती, कंटिन्यू उनके कांटेक्ट में है हम लोग, वो वार्म कैटेगरी का पर्सन होता है। जो हमारे ऊपर ट्रस्ट तो करते हैं लेकिन उतना नहीं करते जितना कि हॉट कैटेगरी के लोग करते हैं। और वार्म कैटेगरी के, कोल्ड कैटेगरी का पर्सन वो पर्सन होता है, ये हमारे साथ पास्ट लाइफ में बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन अभी या तो ये कहीं दूसरी जगह चले गए या ये कहीं जॉब लग गए या पोस्टिंग आउट हो गए। देन ऐसे लोग जो पास्ट लाइफ में बहुत क्लोज थे, अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन अभी कहीं न कहीं दूर हैं हमसे, बट इनसे बात किए हुए कम से कम 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा हो गया। जिनसे बात की हुई है 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा हो गया, सालों हो गए, वो लोग कोल्ड कैटेगरी में चले गए। तो अब आप सोचो कि मैं कोल्ड क्या, मैं तो डीप फ्रीजर में था, राइट? 16 ईयर हो गए थे, लेकिन पास्ट में तो बहुत अच्छे थे, वो कोल्ड कैटेगरी। तो इस तो मैंने दो बात बोली ना आपको अभी कि दो सबसे मेजर लिस्ट है इस बिजनेस की, वो है ड्रीम लिस्ट और नेम लिस्ट, जो एक दूसरे की पूरक है। सबसे बड़ा थॉट है इस बिजनेस का। और देन इस बिजनेस में ना एक और अपॉर्चुनिटी है, और वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है? आप मुझे एक ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म बताओ, ऐसी कोई जॉब बताओ जहां पे काम आप अकेले करें और उसका 50% बेनिफिट आपके घर वालों को मिले, या आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है उसको मिले, या बहुत क्लोज रिलेटिव है उसको मिले। एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ या ऐसा कोई डिपार्टमेंट बता दो जहां पे नौकरी आपको करनी है और उसका 50% बेनिफिट आपके घर वालों को मिलता है। गाइज, ये जो बिजनेस है ना, ये पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है। और ये इस बिजनेस का नहीं, दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? हॉट जॉन। हॉट जॉन। और ये क्या है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। सपोज करो ये कोई पर्सन है ए, अगर मैं आपसे ही एक्सप्लेन करूं, दिस इज यू, ये आप हैं, तो आपके ना, आपको पता है हम लोग बिजनेस दो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करते हैं, लेफ्ट और राइट में। आपके सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर ही ऊपर इस तरह से कुछ पोजीशंस होती है, सबसे ऊपर कुछ पोजीशंस होती हैं। अगर इस पोजीशंस पे आपका कोई भी फैमिली मेंबर बैठेगा तो आप जितना भी काम करोगे उसका 50% बेनिफिट उसको होगा, उसको होगा। तो जब ये पहली बार ऐसे मैंने सुना ना, तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया, और वो क्या आया कि यार पहले इन्होंने मेरे पैसे लगवाए, अब मेरे घर वालों के पैसे लगवाने के चक्कर में मेरे को लगता है ये बिजनेस ही यही है। और अगर आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आ रहा है ना, तो आप फिर बहुत महान आदमी, बट मेरे दिमाग में आया है। लेकिन जब मैंने ऐसे सोचा ना, तो मुझे मुखरान भाई ने बोला, अपलाइन ने बोला कि अगर ये टॉप पे किसी को नहीं बिठाना चाहते हो ना आप, तो हमको एक लिख करके दे दो कि मैं किसी को नहीं बिठाना चाहता हूं, यहां पे कोई भी बैठे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मेरे दिमाग में फिर एक बात आई कि यार अगर अगर ये पैसे कमाने वाली बात होती, मेरे फैमिली के मेंबर्स थे, तो ये नहीं बोलते कि आप बोल दो कि मुझे किसी को नहीं बिठाना, यहाँ पे कोई भी बैठे, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये अपने लोगों को बिठा देंगे कहीं, किसी न किसी को। तो इसका मतलब मैं जो भी काम करूंगा उसका 50% बेनिफिट इनके किसी रिलेटिव को, इनके किसी घर वाले को मिलेगा फिर तो मुझे चीजें समझ में आई कि ये पोजीशन इंपॉर्टेंट तो है। तो मैंने जब ये हॉट पोजीशन की बात आई ना, तो पहली
हॉट पोजीशन किसको दी? अपनी वाइफ। दूसरी हॉट पार्टनरशिप मेरे से छोटे वाले भाई को, उससे छोटे वाले भाई को तीसरी, मेरी सिस्टर को चौथी, बुआ के लड़के को पांचवी, मेरा साला है उसको छठी, स्कूल का फ्रेंड और कॉलेज का फ्रेंड, सातवीं आठवीं पार्टनरशिप इनको दी। और फिर यहां से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। राइट, यहां से ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज की डेट में अब इस पार्टनरशिप का बेनिफिट क्या है ये समझना है। बेनिफिट ऑफ हॉट जोन्स, क्या बेनिफिट है आज की डेट में? अगर मैं एक बात करूं ना, 15,000 यूवी से भी, मैं इसकी एक एवरेज बता रहा हूं, 15,000 यूवी का पोटेंशियल है यहाँ पे, 15,000 यूवी जनरेट की हुई। ये 15,000 यूवी ये स्कूल के फ्रेंड के पास भी है, ये कॉलेज के फ्रेंड के पास भी है, ये मेरे साले के पास भी है, और ये वाइफ के पास भी है 15,000 यूवी, और मेरे पास तो 15,000 यूवी है। अगर ये हॉट पार्टनरशिप नहीं होती, हॉट पार्टनरशिप पे इन लोगों को मैं नहीं बिठाता और मैं 15,000 यूवी जनरेट करता, तो सिर्फ मेरे पास होती, बाकी यहां तो दुनिया के लोग ही बैठे रहते, उन्हीं के पास, उनको जाता है ये पूरा का पूरा बेनिफिट। लेकिन अब किसको जाता है? ये सारे लोग जो मेरे अपने लोग हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात और क्या है कि ये जो जितने भी लोग हैं ना, जो हॉट पार्टनरशिप वाले हैं, इनको बिजनेस नहीं करना होता है। इनको बिजनेस नहीं करना होता है, इनके लिए कोई कंपलसरी नहीं कि ये बिजनेस करें आकर के, नहीं, बिजनेस आप ही को करना होता है। बस आप काम करते रहो, उसका 50% बेनिफिट इनको मिलता रहे। अब सपोज करो आप अगर कोई काम करें, 50% उसका बेनिफिट किसी को ऐसे ही मिलता रहे, जो ना जूम पे आएगा, ना वीडियो देखेगा, ना ट्रेनिंग करेगा, ना पीडीएस वीसेल वेलकम में आएगा, ना बुक पढ़ेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो, तो बुराई क्या है? हम एक महल खड़ा कर रहे हैं, उस महल में सबसे ज्यादा कौन सा, किसके लोग रहने चाहिए? हमारे या पब्लिक रहनी चाहिए? हमारे लोग। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, उसमें ऊपर ही ऊपर टॉप पे हमारे लोग रहे, या किसी ऐसा आदमी आ जाए जिसको हम जानते भी नहीं। लेकिन ये 15,000 यूवी आज की डेट में अगर इनके पास हैं, तो क्यों है? क्योंकि 4 से 5 साल पहले ये पार्टनरशिप मैंने उसी टाइम दे दी थी जब मेरा ऐसे वेलकम सेशन हुआ था, उस टाइम में मुझे समझ में आया था। अगर सपोज करो मैं आज की डेट में अगर किसी को हॉट पार्टनरशिप दूं, यहां पे कोई ए नाम का पर्सन है मेरा रिलेटिव, इसको हॉट पार्टनरशिप दूं, तो ये 15,000 यूवी इसके पास आएगी क्या? नहीं आएगी, इसके पास जीरो रहेगी। दूसरी बात, अगर सपोज करो मैं मेरी वाइफ को आज की डेट में हॉट पार्टनरशिप देता, और यहां पे अगर 1,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरी वाइफ है ना, इन 1,000 लोगों के बाद में, मतलब ये 1,000 लोगों के लिए मेरी वाइफ काम करती है आज, क्योंकि कहां जाती? बॉटम में। लेकिन मैंने टाइम रहते रहते 4 से 5 साल पहले ये हॉट पार्टनरशिप को दे दी, तो 1,000 लोग किसके लिए काम करते हैं? मेरी वाइफ के लिए काम करते हैं। इन सब लोगों के लिए काम करते हैं, आप सब लोग इनके लिए काम करते हैं, जिनको ये जानते भी नहीं है कौन हुआ। सेम, अगर यहां पे 5,000 यूवी का पोटेंशियल है, तो ये 5,000 यूवी ये मेरी बुआ के लड़के के पास भी है, ये मेरी सिस्टर के पास भी है, ये मेरे दोनों भाइयों के पास भी 5,000 यूवी का पोटेंशियल है। ये कब पॉसिबल हुआ? जब 4 साल पहले मैंने सबसे टॉप पे इनको बिठा दिया। आज की डेट में अगर मान लो यहां पे अगर 500 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं अपने भाई को अगर हॉट पार्टनरशिप देना चाहता था, तो ये 500 लोगों के लिए मेरा भाई काम करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका पार्टनरशिप देने का कोई फायदा है आज? फायदा कब रहा? जब 4 साल 5 साल पहले मैंने ये वेलकम सेशन में ये पार्टनरशिप के बारे में सुना और ये दी, तो ये जो 500 लोग हैं ना, ये मेरे भाई के लिए काम करते। नहीं तो आज क्या होता? आज उल्टा होता। बट ये जो जितने भी पार्टनरशिप में की बात मैंने आपसे की है ना, इसके सबसे बड़ा बेनिफिट पता है और क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप लोगों ने वन यू फाइनेंशियल में पढ़ा होगा कि 3 और 3 यूवी की जब बैलेंसिंग होती है, तो हमारा क्या क्या होता है? एक चेक बनता है 24,000। तो मैं जब काम करता हूं तो 3 यूवी लेफ्ट में 3 यूवी राइट में, इसकी बैलेंसिंग होती है, एक चेक बनाता हूं 24,000 का। लेकिन ये मेरा भाई खाली 3 यूवी जनरेट करके ही 24,000 का चेक बना लेता है, मेरे से आधा काम।
क्योंकि 50% बेनिफिट, 50% इसका काम क्या हो गया, पहले से ही डन है ऑलरेडी, 50% बेनिफिट। तो मैं 3 और 3 6 यू पे एक 24,000 का चेक बनाऊंगा, ये 3 और 3 6 यू पे 24,000 के 2 चेक बनाएगा, 48,000 रुपए कमाएगा, मतलब मेरे से डबल पैसा। पता है क्यों? क्योंकि 4 साल पहले इसको ऊपर बिठा दिया था टॉप, 4 साल पहले इसको ये हॉट पार्टनरशिप दे दी थी। लेकिन मुझे इससे कोई नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि ये 48,000 रुपए ये भी कमाएगा और 48,000 रुपए मैं भी कमाऊंगा। और इस पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब आपके साथ में काम करने वाला एक पर्सन है ना, आपके बराबर मेहनत करता है वो, लेकिन आपसे पैसा ज्यादा कमा रहा होगा। पता है क्यों? क्योंकि एक तो वो खुद की पार्टनरशिप पे कमा रहा होगा, एक अपनी वाइफ की पार्टनरशिप पे कमा रहा होगा, लेकिन आप उतनी मेहनत में उससे आधा पैसा कमा रहे हो। फिर आपको पता लगेगा कि मैंने ये पार्टनरशिप छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर आप अपलाइन को बोलोगे, भाई अभी मैं ये पार्टनरशिप दे सकता हूं क्या? अपलाइन बोलेगा अभी तो नहीं है, और दे भी दोगे तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पछतावा अगर किसी चीज के ऊपर होता है तो सिर्फ पार्टनरशिप के ऊपर होता है, हॉट पार्टनरशिप के ऊपर, कि मैंने हॉट पार्टनरशिप में इतना हॉट पार्टनरशिप देने के बाद भी मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मुझे और लोगों को भी दे देना चाहिए था, उनकी लाइफ चेंज हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि और लोगों को मैंने बोला नहीं था। जब ये हॉट पार्टनरशिप वाली बात आई थी तो मैंने इन और लोगों, इनके अलावा और लोगों को भी बोला था, और लोगों ने ना मुझे भर भर के ज्ञान दिया। मेरे एक दोस्त को मैंने हॉट पार्टनरशिप के लिए कॉल किया, उसने बोला अरे भाई यार तू लखन जानता नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, जूम पे तुम ले जाकर के जब लोगों को बिठाते हो तो जूम वाले तुमको थोड़े बहुत पैसे देते हैं, यही बिजनेस है ये, और कोई बिजनेस नहीं। ठीक है, उससे भी बड़ी बात, मेरी बड़ी वाली सिस्टर, उनका लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वाइफ, उस लड़के की वाइफ है वो सॉफ्टवेयर, वो आईबी में इंस्पेक्टर है। उनको मैंने बोला हॉट पार्टनरशिप, उसने बोला मामा किसने बेवकूफ बना दिया आपसे? अरे मैं इतने साल से दिल्ली में रहता हूं, आप फौज में नौकरी करते हो, आपको दुनिया का कुछ पता नहीं है, आप फंस गए। और जैसे उसने ऐसे बोला तो मेरे पास भी तो इतना सही दिल था, मेरे को भी तो 15 ही दिन हुए थे बिजनेस में, आपको क्या लगता है कि मुझे 5 साल हो गए थे? नहीं। तो जैसे उसने बोला कि आप फंस गए, ये कुछ नहीं होता है ऐसा, मैंने कितनी सारी कंपनियां देखी हैं, भाग जाएगी कुछ दिनों में। कितने पैसे लगाए आपने? उसने बोला, मैंने बोला मैंने बस इतने ही 1-1.5 लाख रुपए लगाए। तो बोला कि आपने कमा लिए? तो मैंने बोल दिया, झूठ बोल दिया, हाँ मैंने तो कमा लिए। तो बोला अगर कमा लिए ना तो किसी और के मत लगवाना। अब मैंने तो उसको तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन आपको लगता है मुझे 4 दिन तक नींद आई होगी? भाई नींद नहीं आई। आप सोचो, आपका रियल भांजा ये बात बोल रहा है, एक आपका दोस्त बोल रहा है देनी और पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसकी बात मानोगे आप? भांजे की। लेकिन फिर बाद में मुखराम भाई ने एक ही बात बोली थी, देखो लखन चाहे घर के बर्तन बेच देना, हमसे यही बात बोली थी हमारे अपलाइन, लेकिन इस हॉट पार्टनरशिप को मत जाने दे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। किसी ने बोला 1 रुपया अगर इस बिजनेस से कमा लो ना, उस दिन हमारे सामने आकर के बात कर लेना, फिर हम करेंगे साथ। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्ञान दिया, तो बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा कर दी, और फाइनली ये 8 लोग ऐसे थे जिनको हॉट पार्टनरशिप दी, जिसमें मेरी फैमिली के मेंबर ही थे 4, वाइफ, दोनों भाई और सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर। मैं खुद अपना पैसा, उस टाइम में 4,20,000 रुपए लगते थे बिजनेस में, ये पैसा 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से मैं लेकर के आया था अपना खुद का साइन अप करने के लिए, क्योंकि मैंने तो घर लिया था जस्ट पहले ही, तो बैंक ने लोन ही नहीं दिया मुझे। अब हॉट पार्टनरशिप देने के लिए कहां से पैसा लाऊं? तो दिमाग में ये आती है ना, यार ये धीरे धीरे क्यों बताते हैं चीजों। तो ये बिजनेस का, ये जो हॉट पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका सेल्फ डिसीजन है, ये बिजनेस में कंपलसरी नहीं होता है। कंपनी आपको नहीं बोलेगी और आपका कोई अपलाइन आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको हॉट पार्टनरशिप देना जरूरी है। आप हॉट पार्टनरशिप देते हो तब भी और नहीं देते हो तब भी आपका बिजनेस के कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये वाइफ का पैसा कर्जे पे लेके आया 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से, मेरे से छोटे वाले भाई का पैसा, तीसरे वाला जो हमारा सेकंड नंबर का भाई था मेरा, उस तीसरे वाला भाई, उसको छोड़ने के लिए सोच लिया यार अब पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन सोचा बड़ा होने के बाद ये सोचेगा यार दोनों भाई एक बिजनेस में पार्टनर है और मेरे को तो छोड़ रखा है, तो इसका पैसा भी कहीं से लेके आए। अब ये सिस्टर रह गई, ये सिस्टर हाउस वाइफ है, खेती करते हैं जीजा जी और ये, तो
इसको नहीं छोड़ना चाहता था। क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? यार चलो, एक का तो लड़का जॉब करता है, इसके पास तो कुछ नहीं है, इसको पार्टनरशिप देते हैं। लेकिन कहीं से भी, सब जगह से अरेंज किया, तब भी आधा ही पैसा अरेंज हुआ, पूरा पैसा अरेंज नहीं हुआ। आधे पैसे के लिए क्या करें? तो इसके पास इसकी ज्वेलरी थी, वो बेच करके और हॉट पार्टनरशिप दे दी। और बिलीव में उस दिन ना मैं सोया नहीं। पता है क्यों? लखन, अगर ये बिजनेस नहीं हुआ ना, अगर ये बिजनेस में पता नहीं आगे क्या है, जैसे वो भांजे ने बोला है, बड़े वाले ने ऐसे निकल गया तो ये हो गया, तो क्या मतलब मैं रिप्लाई करूंगा? बट दे दी। अपलाइन ने बोला भाई लाइफ चेंज कर देगा इसकी ये पार्टनरशिप। बुआ का लड़का था, साथ में पढ़ा था, जॉब नहीं लगा, इसको दे दी पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप का पोटेंशियल मैं आपको बताता हूं। ये जो मेरी सिस्टर है ना, इसके पास 1700 चेक का पोटेंशियल है। 1700 चेक को 24,000 से गुना कर लो, करोड़ों में होता है ये, करोड़ों में। अगर इस बिजनेस में खूब पैसा कमा करके भी मैं कितना पैसा दे देता, सिस्टर को कितनी हेल्प कर देता शादी व्यादी में, 1 आध करोड़ की। लेकिन करोड़ों में इसके पास पोटेंशियल, और बढ़ता ही रहेगा, ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, देन इन भाइयों के पास भी उतना ही है। ठीक है, अब ये मैं यहां पे इसका पोटेंशियल बताता हूं। यहां पे आशीष होगा, ठीक है, मेरा साला है वो, उसके पास 15,000 यूवी का पोटेंशियल है। 15,000 यूवी का, 15,000 यूवी को अगर आप 25,000 का चेक भी बनाते हो, उस पे 25,000 से गुना करोगे ना, 12.5 करोड़ रुपए होते हैं ये। 24 साल का है ये लड़का, 12.5 करोड़ का पोटेंशियल की पार्टनरशिप है इसके पास। कौन सा दुनिया का ऐसा नौकरी थी, कौन सा ऐसा धंधा था 12.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेता? आप बताओ मुझे। ये इस पार्टनरशिप की पावर है। पूरी जिंदगी में कभी कैश नहीं कर पाएगा ये, कैश कर करके थक जाएगा ये। मेरी जो सिस्टर है ना, इसके पास भी 2-3 करोड़ रुपए का, ये लगभग 2-3 करोड़ रुपए के लगभग, कितना होगा मुझे कैलकुलेशन नहीं एग्जैक्ट पता है, लेकिन इतना तो होगा। ये जितने भी लोग हैं ना, इन सब लोगों के पास उतना ही है। मेरी वाइफ के पास 12.5 करोड़ रुपए का पोटेंशियल है। ये हॉट जॉन की पार्टनरशिप का पावर है, ये इस बिजनेस का पावर है। तो भाई, आप में से अगर किसी भी पर्सन ने ये हॉट पार्टनरशिप नहीं दी है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लेट होंगे, लेट होंगे, लेट होंगे। एक दिन आपको ऐसे टाइम में समझ में आएगी जब आप देने के लिए पैसे रेडी होंगे आपके पास, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं होगी। जैसे मेरा भांजा बोलता है आज ये बात, उसका एक फ्रेंड है जो अभी सीटीसी गया था, उसके साथ नवोदय में पढ़ रहा था, उसने उसके पास कॉल किया और इस हॉट पार्टनरशिप के लिए, तो उसने बोला कि मेरे मामा जी का वो मेरे मामा जी दे रहे थे ये पार्टनरशिप तो मेरे को 2020 में। उसने बोला तू बेवकूफ है जो तूने वो पार्टनरशिप नहीं ली उस टाइम। अभी मेरा भांजा मुझे बोलता है मुझे वो पार्टनरशिप चाहिए मामा। कहां से दे दूं? अच्छा चलो ठीक है, मैं आज दे दूंगा। 1000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये मेरा भांजा है, यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप दे दी, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जीरो पोटेंशियल है इसके पास, अब जीरो पोटेंशियल रहेगा, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ऐसे ना बहुत सारे लोगों को समझ में आएगी। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, मेरे अपलाइन ने एक ही बात बोली थी, लगन पार्टनरशिप में कोई पर्सन पार्टनरशिप के लिए एग्री होता है नहीं होता है वो सेकंड थिंग थॉट है, बट पार्टनरशिप आपको इसलिए सब लोगों से बात करनी है पार्टनरशिप के लिए ना, इसलिए बात करनी है कि भाई अगर तुम्हारे जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो सब बिजनेस में आएंगे एक टाइम के बाद, सब एक टाइम के बाद बिजनेस में आएंगे। और जब ये वेलकम सेशन में बैठेंगे, पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे, तो सीधा फोन करेंगे कि भाई ये पार्टनरशिप 4 साल पहले नहीं दे सकते थे आप खुद सोचो। अगर ये आप अपने बिजनेस में आए हो, आपके भाई या किसी भी रिलेटिव के थ्रू या किसी के भी थ्रू आए हो, आप अपने रेफरल अपलाइन के बारे में नहीं सोचते हैं आज की डेट में कि यार ये मुझे हॉट पार्टनरशिप क्यों नहीं दिया, राइट? अगर आप हॉट पार्टनरशिप पे आ सकते थे तो क्यों नहीं दिया, ये थॉट आएगा ना, सेम आपके दिमाग में भी आएगा, आपके रिलेटिव के दिमाग में भी आएगा। तो उस दिन आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे उनको कि मैंने ऐसे सोचा, आपके पास पैसे नहीं है। फिर वो एक ही बात बोलेंगे, मैं तो अपनी जमीन बेच के दे देता आपको। लेकिन आप चाहते ही नहीं थे जिंदगी में मैं भी आपके साथ आगे बढ़ूं, और आपके पास कोई रिप्लाई नहीं होगा। इसलिए आपने इसे किसी भी पर्सन के पास, किसी भी पर्सन ने अगर हॉट पार्टनरशिप नहीं दिया ना गाइस, दे देना, बहुत पछताओगे नहीं तो इस हॉट पार्टनरशिप। और इस हॉट पार्टनरशिप का सबसे अच्छा फायदा क्या है, अभी आपका बिजनेस अगर मान लो 5 लाख रुपए में स्टार्ट होता है, 5 लाख में, तो ये हॉट पार्टनरशिप है ओनली 2 लाख रुपए में ही, आपके आधे से भी कम पैसे में आप दे सकते हो अपने रिलेटिव्स के लिए।
और इस हॉट पार्टनरशिप के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी होना चाहिए बस। ठीक है, तो आप में से कोई भी अगर नहीं दिया है ना तो ये दे देना। तो देन सब कुछ आपका क्लियर है गाइस। तो इस बिजनेस का ना 3 गोल्डन रूल है, उनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना और हर चीज को फॉलो कर रहे हो तो उस एक पॉइंटर की वजह से भी बिजनेस उस स्पीड से नहीं दौड़ता है जिस स्पीड से दौड़ना चाहिए। इसलिए मैंने बोला ना कि एक एक पॉइंटर आपको बिजनेस में काम दे काम का है और देन सुनना है उसको। पहला गोल्डन रूल, आपको नेम लिस्ट बनानी है 500 लोगों की, राइट। सेकंड गोल्डन रूल क्या है, ये जो नेम लिस्ट है इसको 10% इन ए मंथ आपको इंक्रीज करना है। और थर्ड गोल्डन रूल क्या है, 5+3 एक्टिविटी आपको करनी है। मीन्स की रूल 3 क्या है, रूल 3। और रूल 3 कब होता है, जब 3 बार आप कंटिन्यू गोल्ड स्टार कर ले, वो 3 बार आप प्लेयर ऑफ द वीक करते हो महीने में 3 बार प्लेयर ऑफ द वीक किया, आपका क्या हो गया, रूल 3 हो गया, राइट। रूल 3, देन 20 डीआर, आपको 20 डीआर पे फोकस करना है। 20 डीआर इस बिजनेस का वो कॉन्सेप्ट है जो आपको नोबॉडी टू समबॉडी बनाता है। 20 डीआर वो कॉन्सेप्ट है जो आपको हर रैंक अचीव करवाता है। 20 डीआर वो कॉन्सेप्ट है जो आपको हर कैंप अचीव करवाता है। 20 डीआर वो कॉन्सेप्ट है जो आपको मैक्स आउट तक लेकर के जाता है। और देन 15 प्लान इन ए मंथ, मीन्स के वही रूल 3 की बात करो। अब इस बिजनेस में सारे पॉइंटर्स को, वेलकम के हर पॉइंटर को फॉलो कर रहे हो आप, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। डू एंड डोंट्स, ठीक है। तो डूज में, आप जब बिजनेस में आते हो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए उस एरिया का, ठीक है। एक अच्छा वर्किंग स्टेशन होना चाहिए आपके पास जहां पे बैठ करके आप अपना काम करो बिजनेस का। उस वर्किंग स्टेशन में आपकी टेबल और चेयर आपके पास हो, ठीक है। और गुड बैकग्राउंड, आपके पीछे ऐसा नहीं हो जो जो सामने वाले को कोई चीज डिस्टर्ब करे, राइट। देन सेकंड, आप इस बिजनेस में तीनों सिस्टम को बहुत सीरियसली आपको अटेंड करना है। पहला सिस्टम पीडीएस, सेकंड वी सेल, थर्ड वेलकम, राइट। इसमें से कोई भी सिस्टम जो है ना, सारे 208 आपको अटेंड करने। अगर आप मिस करोगे ना, बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी आपकी, मैं बता रहा हूं। फेलियर नहीं होगे लेकिन उस स्पीड से ग्रोथ नहीं होगी। थर्ड, नॉलेज पार्ट में आपको जो बुक्स हैं एंड वीडियोज हैं, मिनिमम 7 टाइम और मैक्सिमम 21 टाइम आपको पढ़नी है और देखनी है पूरे 4 से 5 साल में। क्लियर। इसके अलावा आपका बिजनेस में ना नेक्स्ट क्या है, इवेंट। ठीक है, मैजिक, वीकॉन और एम कनेक्ट। अभी लेटेस्ट कौन सा इवेंट आने वाला है, एम कनेक्ट इवेंट आने वाला। ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है ना एम कनेक्ट, जो हमारा लोकल इवेंट होता है। देन इस एम कनेक्ट से ही हम लोग यहां तक पहुंचे, क्योंकि उस टाइम में कोविड में कुछ था नहीं। ये एम कनेक्ट एक ऐसा इवेंट था जिसके भी आप पे हम यहां तक पहुंच गए। आप में से कोई भी पर्सन जो यहां बैठा है, अगर इस इवेंट को मिस कर गया ना, बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाए। देन वो जो जिस स्पीड से बिजनेस चलना चाहिए ना, उस स्पीड से नहीं चलेगा फिर उसको। क्लियर। उसके अलावा आपकी दो चीज बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, एक क्लोजिंग और एक प्रॉस्पेक्टिंग। क्लियर। और आपके
3 अप्लायंस, 3 अप्लायंस के साथ आपको हमेशा कम्युनिकेशन में रहना है। कौन से अप्लायंस? एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस, जो ग्रो कर रहे हैं और एक्टिव है। नेक्स्ट, डोंट्स। क्या करना है ना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं करना है। सबसे पहला, नो न्यू आइडिया। अपने अप्लायंस से पूछे, कोई भी नया आइडिया अपने बिजनेस में आपको खुद अपने से अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। बी अकाउंटेबल, टाइम वाइज, मनी वाइज, और रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। टाइम वाइज अकाउंटेबल का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में जब आप एंटर करते हो, तो हमारे बिजनेस में बोला जाता है ऑन टाइम इज ऑलवेज लेट। मीन्स कि अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे आप एंटर कर रहे हो तो आप ऑलरेडी लेट हो। आपको हमेशा 5 मिनट पहले उसमें एंटर हो जाना है, चाहे वो पीडीएस है, विसेल है, वेलकम, कोई भी सिस्टम है। क्लियर? अगर आप टाइम वाइज अकाउंटेबल नहीं रहेंगे ना, आप बिजनेस में बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिस करेंगे, फिर धीरे 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 बहुत बैकफुट पे चले जाएंगे। मनी वाइज अकाउंटेबल का मतलब जो भी पैसे का लेन देन है, जो भी हिसाब किताब है, पूरा प्रॉपर आपके पास ना लिखा हुआ होना चाहिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पैसा है, उसका हिसाब किताब का कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, देने वाले के दिमाग में भी, लेने वाले के दिमाग में। क्लियर? और रिलेशनशिप, ये जो बिजनेस है ना, बिना रिलेशनशिप के नहीं चलेगा। तो ये यहां से नहीं करना है, यहां से करना है। क्लियर? देन नो ईगो हर्ट। आपको किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है। अभी मेल फीमेल नहीं, दोनों को ही। मीन्स कि हम इस बिजनेस में ना किसी को छोटा बड़ा साबित करने के लिए नहीं आए, यहां पे सब लोग इक्वल हैं। तो हर पर्सन का रेस्पेक्ट करना है। और देन नो रूल 4। यहां पे देखो, ब्रजेश भाई एक बात बोलते हैं कि आपको अपने बिजनेस में ना कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपकी मदर, आपकी सिस्टर, देन आपकी वाइफ के साथ आपको अच्छा नहीं लगता। मीन्स की जो चीज इनके साथ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको खराब लगती है, देन अलाउ नहीं करते, वो कोई भी काम यहां पे नहीं करना है। सबका रेस्पेक्ट करना है। एज ए फैमिली है हम लोग, एज ए फैमिली है, और फैमिली में जो जो चीज है ना वही अलाउ है, बाकी नहीं। राइट? और फाइनली, ये जो बिजनेस है ना, इसको हम एक देन हम लोग मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के पार्ट हैं। क्यों है? कि उसको स्पॉन्सर करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है, ठीक है। तो जो फुटबॉल होता है ना, अगर उसके ग्राउंड की बात करो तो इस तरह से होता है, और ये बहुत एनर्जी का गेम है। इसमें दोनों ही बहुत पैशनेट होते हैं, चाहे वो दर्शक हैं और वो चाहे स्पेक्टेटर्स हैं, ठीक है। तो अगर इसके ग्राउंड की बात करूं, इस तरह से होता है, ठीक है। ये दोनों तरफ, दोनों गोल पोस्ट, 11 प्लेयर्स इस साइड में और 11 प्लेयर्स इस साइड। ये टीम इधर गोल करती है, ये टीम इधर गोल करती है, और चारों तरफ कौन बैठे रहते हैं? स्पेक्टेटर्स बैठे रहते हैं, ठीक है, दर्शक बैठे रहते हैं चारों। बीच में कौन होते हैं? प्लेयर्स। और चारों तरफ स्पेक्टेटर्स, ठीक है। बहुत पैशन और अग्रेशन का गेम होता है फुटबॉल। अभी जस्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, बहुत पैशनेट होते हैं सब लोग। देन पूरे मैच को अगर समराइज करके देखें, तो इस मैच में सारे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, ठीक है। लेकिन इस पूरे के पूरे मैच में पैसे कौन कमाता है? प्लेयर्स। और स्पेक्टेटर्स क्या करते हैं? चारों तरफ बैठ करके आउटसाइड में क्या करते हैं? सिर्फ क्लैपिंग करते हैं। मैच होता है, ये क्लियर है कि दो टीमों में से एक टीम हारेगी, जीतेगी, एक जीतेगी, ठीक है। तो पूरे मैच के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सारे लोग पार्टी करते हैं, स्पेक्टेटर्स भी, हारने वाली टीम, जीतने वाली टीम। लेकिन गाइस, जो सीखने वाली बात है ना, वो ये है कि नेक्स्ट डे तीनों लोगों का शेड्यूल क्या रहता है। देखो, जितने भी प्लेयर हैं, वो चाहे हारने वाली टीम के हैं चाहे जीतने वाली टीम के हैं, वो सारे के सारे प्लेयर्स क्या करते हैं? प्रैक्टिस पे जाते हैं। और जीतने और दर्शक हैं, वो अगले दिन से क्या करते हैं? अपना टिफिन उठाया और क्या करेंगे?
office to home, 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 same life. बट प्लेयर्स में हारने वाली टीम के प्लेयर्स तो ग्राउंड में इस थॉट के साथ उतरेंगे कि इस मैच में जो गलती हुई वो रिपीट नहीं करनी है और देन इसको करेक्ट करते हुए प्रैक्टिस करनी है। और जीतने वाली टीम के प्लेयर्स इस थॉट के साथ ग्राउंड में उतरेंगे कि ठीक है ये मैच जीत गए, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से कैसे जीता जा सकता था, इस थॉट के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी बिजनेस में लर्निंग यही है। ठीक है, हो सकता है आज की डेट में ये जो वीक है, प्रेजेंट वीक आपका अच्छा नहीं चल रहा हो, अभी आपका अच्छा नहीं चल रहा हो, तो जिन जो अभी तक आप गलती कर रहे थे ना उनको करेक्ट करके इस वेलकम के एक एक पॉइंटर को रखना, कहां आप मिस्टेक कर रहे थे, कौन सा पॉइंटर आपका मिस था, उस पर काम करना, देन हारने वाली टीम की तरह उसको करेक्ट करके आगे बढ़ जाना। और अगर आप जीत भी रहे हैं, मीन्स की अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं, तो फिर वेलकम के पॉइंटर्स को रखना और उनको देखना कौन सा पॉइंटर मेरा 100% फॉलो नहीं हो रहा, उसको फॉलो करना और जीते वाली टीम के थॉट के हिसाब से और बेटर कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से आपको काम करना। बट ये होगा कब? ये तब होगा जब आपको ये पता होगा कि मैं कौन। तो आप कौन है? ये प्लेयर या स्पेक्टेटर्स? प्लेयर। आप लोगों में ना दिख नहीं रहा मुझे एनर्जी। प्लेयर है या एक्सपेक्टेटर है गाइस? तो आपको क्या बनना है? प्लेयर। देन थैंक यू अंजरा सर, मुकराम भाई एंड अदर सर, जितने भी अप्लायंस, माई ऑल अप्लायंस, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूं। मेरे ऊपर हमेशा ऐसे ही हाथ रखना, देन ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना, और देन आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। देन बहुत ग्रेटिट्यूड है ऑल अप्लायंस का। ठीक है, तो देन गाइस लेट्स प्ले द गेम। वेलकम टू द यूनाइट।